वेलकम डेलीगेट्स। आज इस 273वें वेबिनार में आप सबके हार्दिक स्वागत है। आपको आज ये जानकर खुशी होगी कि आपके आज 5 साल इस वेबिनार के पूरे हो गए हैं। 5वां वर्ष पूरे हो गए 5 वर्ष। और आप सबको इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई कि आप लोग उनका इंटरेस्ट लेके बैठ के पढ़ते हैं इसमें। आज के अपने सरस्वती पुत्र श्री जयंकित गर्ग जी को मैं उद्बोधन के लिए आह्वान करूं उससे पहले माँ गायत्री का जाप कर लेते हैं। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। थैंक यू एवरीवन। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज सब लोग अपने माइक्रोफोन म्यूट रखें, इससे कोई डिस्टरबेंस क्रिएट ना हो किसी को। ठीक है सर, स्टार्ट करें प्लीज। धन्यवाद सर। आज की 273वीं वेबिनार में आप सभी को स्वागत है। और विधि वाणी कार्यक्रम को चलते हुए आज 5 वर्ष पूरे हो गए और जिसका सारा श्रेय हमारे हर्ष सर को जाता है। 5 साल से लगातार एक कार्यक्रम को चलाना और हमारे लिए नए नए वक्ताओं को लाकर नए नए टॉपिक्स पे अपडेट कराना, तो इसके लिए सबसे बड़ा आभार हर्ष सर का है। तो हर्ष सर को हम सब की ओर से हार्दिक धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। जी सर, आज मेरे पास कुछ क्वेरीज आई हुई हैं, तो मैं उसी को शेयर करना चाह रहा था। आईएसडी को लेकर काफ़ी सारी क्वेरीज हैं कि आईएसडी रजिस्ट्रेशन कहाँ कंपलसरी है, किस तरीके से आईएसडी रजिस्ट्रेशन लेना होगा, किस तरीके से उसे मैनेज करना है, कौन सी परचेज उस आईएसडी के थ्रू आएगी या कौन सी बिलिंग आईएसडी के थ्रू करानी है। तो वो छोटी छोटी काफ़ी सारी क्वेरी थी, तो उसी के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। जहाँ पर भी हमारा एक पेन से लिंक रजिस्ट्रेशन एक से ज़्यादा है, सेम पेन पर एक से ज़्यादा अगर कहीं पर भी रजिस्ट्रेशन है तो हमें आईएसडी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। आईएसडी रजिस्ट्रेशन लेने के बाद में आईएसडी रजिस्ट्रेशन लेना कैसे है, हमारा पूरा प्रोसेस जैसे रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है उसी तरीके से रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस रहेगा। जब टीआरएन जनरेट हो जाएगा, नेक्स्ट पेज पे जब हम जाते हैं तो वहाँ पर एक ऑप्शन आता है जहाँ पर हम वॉलंटरी सेलेक्ट करते हैं। उस उसकी जगह जब ये फर्स्ट पेज खुलता है तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर ओनली। तो वहाँ पर नए रजिस्ट्रेशन में हमें ये सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद नीचे ऑप्शन आता है कि आपके एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन कोई है, तो वहाँ पर आपको अपने जो भी आपके जीएसटी नंबर है वो आपको यहाँ पर रिपोर्ट करने होंगे। बाकी रजिस्ट्रेशन में आपका जो एड्रेस वगैरह होगा, जो हेड ऑफिस का एड्रेस है, आप वो डाल सकते हैं। इसके अलावा इसमें हमें सिर्फ सर्विसेज के बिल लेने हैं, किसी भी गुड्स के बिल नहीं आएंगे। क्योंकि गुड्स कोई भी होता है, जैसे मान लो आपकी कोई ब्रांच है या कोई भी आपका हेड ऑफिस है, अगर कोई भी कैपिटल गुड्स जाता है तो जिस ब्रांच पे या जिस हेड ऑफिस पे जाएगा उसी के नाम आपको बिल इशू कराना होगा। आईएसडी सिर्फ सर्विस के लिए है। तो कोई भी ऐसी सर्विस जो आपको दोनों जितनी भी आपकी उस पेन पे फर्में हैं उन सब में यूज हो रही है, तो उन सब के लिए आपको आईएसडी पे आपको अपना बिलिंग करानी होगी और उस आईएसडी के थ्रू आपको अपनी ब्रांच या हेड ऑफिस को बिलिंग करनी है। जो भी आपके टर्नओवर का रेशियो रहता है उस टर्नओवर के रेशियो में आपको बिलिंग करनी है। सपोज करें आपका कोई लीगल एक्सपेंसेस का बिल है। लीगल एक्सपेंसेस क्योंकि सभी फर्मों के लिए होता है, तो आपके अगर 2 फर्में हैं तो उन 2 फर्मों में आपको 50-50 उस बिलिंग को ट्रांसफर करना है। आप पहले पूरी बिलिंग आईएसटी वाले नंबर पे कर लेंगे और आईएसटी वाले नंबर से बाकी दोनों फर्मों पर आप 50-50% की बिलिंग करके तब उनको अपनी आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सर।
आईएसडी के रिगार्डिंग अगर किसी की कोई क्वेरी हो तो प्लीज। सर यदि आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करें 50-50 तो? सर देखो, कोई भी अगर आपकी आईटीसी है, आपको आईटीसी अलाउ उतनी होगी उस फर्म के लिए जितनी उस फर्म में यूज हो रही है, बाकी आपकी आईटीसी डिसअलाउ हो जाएगी। ओके ओके, ठीक। आईएसडी के थ्रू करेंगे तभी आपकी आईटीसी अलाउ होगी। ओके, जी थैंक यू। शैलजा मैम, आप बताइए। शैलजा मैम, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। शैलजा मैम, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार मैम। एक्चुअली मैं मोबाइल पर कॉल थी, मेरे सिस्टम पर नहीं चल पा रही उसको हाँ जी सर, नमस्कार। कॉल थी, मेरे सिस्टम पर नहीं। सर ऐसा है कि मेरी सिस्टर की फर्म है जो मेरठ में भी है, देहरादून में भी, कई जगह उनकी रजिस्टर्ड है फर्म है। जी। मतलब एक ही फर्म की उनकी ब्रांचेस है वहां पर। हाँ जी। तो क्या उसमें भी आईएसडी लेना पड़ेगा? वो तो अपना अपना हाँ जी। टैक्स मतलब उसमें करते हैं, उनमें तो देहरादून का देहरादून में उत्तराखंड में। नहीं, आईएसडी लेना पड़ेगा उसमें, क्योंकि जो सर्विसेज है, जैसे आपका ऑडिट होता है, ऑडिट आपका एक ही जगह होगा, हाँ। बैंक अकाउंट एक दूसरे से कनेक्ट होता है, तो बैंक चार्जेस आपके। सब हरिद्वार में जो ट्रेन। संतोष दुबे सर, अनम्यूट। अलग अलग नाम, नाम अलग अलग है फर्मों का नाम भी अलग है। सेम फर्म का नाम है, जैसे मेरठ में तो अरोड़ा ट्रेडमार्ट हो गया, वहां पर जय दुर्गा के नाम से है। पेन पेन वही है ना मैडम? पेन अगर चेंज है तब दिक्कत है। पेन अगर चेंज है फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेन डिफरेंट है अगर तो कोई सेम पेन, दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर सेम पेन है तो सेम पेन, आपको आईएसडी लेना पड़ेगा। सेम पेन पर है। सेम पेन पे तो आईएसडी लेना पड़ेगा, उससे कोई ये नहीं रहता कि आपको। ठीक, ओके, थैंक यू सर। निःशुल्क है। हेलो। कोई कोई और क्वेरी हो तो जी सर, जी हाँ बताइए सर, राकेश सर। अंकित। हाँ जी। हाँ अंकित सर, ये कह रहा था कि जैसे भी आपने कहा कि आप सर्विसेज, प्लीज डिस्टर्ब हो रहा है, कह रहे हैं कि आप सर्विसेज के लिए आपने कहा एसडी लेने के लिए। हाँ जी, हेलो, सर्विस के लिए। सर्विस के लिए, जैसे जैसे सपोज कीजिए कि बिल्डिंग मटेरियल का और पेंट वगैरह का बिजनेस है, सेम पैन पे है लेकिन यूपी में है और एमपी में है, जी व्यक्ति वही है और पैन कार्ड, उसका पैन कार्ड वही यूज हो रहा है, बट जैसे यहाँ पर खोला है श्री बालाजी एसोसिएट, वहां खोला है श्री बालाजी ट्रेडर्स, फर्मों का नाम भी अलग है, तो वहाँ सर्विसेज तो प्रोवाइड नहीं हो रही हैं, तो क्या वहां पर भी सर्विसेज जरूरी है? सर्विसेज प्रोवाइड का नहीं है सर। मैं सर्विस का मतलब ये है कि जो भी हम सर्विस लेंगे उनकी जो बिलिंग करानी है वो आईएसडी नंबर पे करानी है। सपोज कीजिए हम ऑडिट कराते हैं, ऑडिट हम जो कराते हैं वो उसके सीए हमें अपनी सर्विस का बिल देता है। जी। तो आपकी जो आईटीआर सबमिट होगी वो एक पेन पे एक ही आईटीआर सबमिट होगी, आपकी चाहे 10 फर्में हैं चाहे 20 हाँ फर्में हैं। एक, हाँ 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 एक, हाँ। तो जो भी उसका आईटीसी है, अगर उस आईटीसी को ट्रांसफर करोगे तो आप आईएसडी के थ्रू ही करोगे, आईएसडी वहां पर कंपलसरी हो जाता है। नहीं, सिर्फ ओनली रिगार्डिंग टू ऑडिट फीस का ही मैटर आएगा या नहीं, और भी कुछ आएगा? काफी सारे एक्सपेंसेस आ जाएंगे। कल को आप एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है आपका, एडवर्टाइजमेंट अगर आप कर रहे हैं, बैंक एक्सपेंसेस है आपका, काफी सारी चीजें हो जाती हैं जो एक दूसरे से कनेक्ट रहती हैं। अच्छा, ये जितने सर्विसेज के रिगार्डिंग जो आईटीसी है वो इसके हाँ लिए ये जी। जरूरी है। जी जी जी। लेकिन उसके जैसे लिए आप वहां पर पेंट आईएसडी खरीद, जैसे वहां पे कोई गुड्स खरीदता है, पेंट का गुड्स है, कर, वो आप अपने उसी पेन उसी जीएसटी पे मंगाएंगे जो आपका उस जगह का जीएसटी है। और उसका आईएसडी आईटीसी की। उसी अवेल करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके। ओके सर। इसके अलावा सर एक और क्वेरी आई हुई है मेरे पास।
किसी की जानकारी में अगर कर्नाटक का कॉमटैक्स की अगर किसी को कोई जानकारी हो तो प्लीज, मैं क्वेरी शेयर कर रहा हूँ। सर कर्नाटक में किसके लिए चाहिए? कर्नाटक में सर एक ही नोटिस आया है एक वो तो मैं क्लाइंट को। आपको नंबर में प्रोवाइड करोगे तो आपसे बात जी जी जी, अगर ये एक इस तरह का नोटिस है। हो जाएगा ना सर, उनके एक पास में देखोगे ना वो काम करवा देंगे। नहीं सर, इसको थोड़ा सा एक दूसरे से शेयर कर लेते हैं, अगर कुछ कोई बताना चाहे तो। उसमें इसमें क्या है सर, एक हमारी फर्म है, सहारनपुर की फर्म है, तो वो अमेजोन के थ्रू अपनी सर्विस देती है, सप्लाई करती है। तो उन्होंने अमेजोन ने हर स्टेट में उनका जीएसटी नंबर इशू करा रखा है, तो जो भी उनकी रिटर्न्स वगैरह हैं वो सब चली जाती हैं। एक ये नोटिस आया है, इस नोटिस के रिगार्डिंग अगर कोई कुछ बताना चाहे तो प्लीज। हेलो। जी सर जी। अरे ये प्रोफेशनल टैक्स का एक्चुअली नोटिस है। प्रोफेशनल टैक्स हाँ ये देखो ना, किस? टैक्स फॉर प्रोफेशन जी ट्रेडर्स सर कार्य। तो ये सर जो जी जी ढाई जी 2,500 रुपये पर ईयर लगता है, तो इसमें जी। 4 साल का नहीं भरा हमारे ख्याल से, इसलिए पेनल्टी आ रही है 10,000 रुपए की। तो इसका जीएसटी से तो कोई लिंक नहीं है ना? नहीं नहीं, जीएसटी से कोई संबंध नहीं इसका, ये सेपरेट नोटिस है प्रोफेशनल टैक्स के लिए। ये प्रोफेशनल टैक्स का है सर, आपका मतलब है कि वहां से वो क्लियर हो जाएगा उसका, और ये तो मध्य अगर वो प्रदेश में भी लागू है ना पीटी, एक्चुअली आपकी यूपी में पीटी लागू नहीं है, सर इसलिए आपको कोई प्रोफेशनल असुविधा नहीं आएगी टैक्स बाद इज में। एप्लीकेबल पे अदर लाइक गुजरात आल्सो दिस इज देयर सर पंजाब नहीं हो सर सकता। महाराष्ट्र में भी लागू है ये चीज। हाँ मतलब अच्छा। यूपी में यूपी में पीटी नहीं लागू है नहीं सर, है, इसलिए गुजरात में आपको है। पता नहीं। इसमें तो सर इसमें पेनल्टी जो इससे डाला हुआ है, ये हाँ जी पेनल्टी हाँ मतलब जी आपने मिल लोगे तो जैसे जो भी वहां का कर्नाटक का जो भी होगा ना, वो चीजें उस जी। पर ये कर सकते ये अच्छा। आपका वेवर में सिर्फ दो चीजें वेवर हो सकती हैं, आपका पेनल्टी वेवर हो सकती है और और इंटरेस्ट। इंटरेस्ट वेवर। जी इंटरेस्ट में आप सिंपल लिखना पड़ेगा कि हम जानते ही थे कि आपका पीटी लागू है। जी जी जी। तो बस किस किस स्टेट में एप्लीकेबल है सर ये? मध्य प्रदेश में लागू है, महाराष्ट्र में जैसे ये बता रहा है खड़गे सर, हैं। और महाराष्ट्र प्रोफेशनल टैक्स महाराष्ट्र में है। लागू कर्नाटक में लागू है, मतलब ऑल ओवर साउथ इंडिया में लागू है ये। ओके ओके। आपको क्योंकि यूपी भर फिर में लागू नहीं है, हमारे ख्याल यूपी में नहीं जी जी लागू जी है, जी। उत्तराखंड में लागू नहीं है और उत्तरांचल में लागू नहीं यूपी है। में नहीं लागू है सर, जहां तक मेरी जानकारी, जी बट आई एम नॉट वेरी श्योर। वो तो मेरे मैं तो वही तो गुजरात बोल ही रहा नहीं हूँ। दे। पार्टी का नोटिस है अंकित जी, मेरठ में मेरी पंजाब एक पार्टी में, का नोटिस आया वो पंजाब में नहीं है, हरियाणा में नहीं, शायद हमारे ख्याल से सर उत्तर प्रदेश में। सर इवन तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का प्रोफेशनल्स को भी नोटिस लागू आया है ये है। चीजें। हेलो हाँ जी हाँ सर, जी। तो तो प्रोफेशनल्स ओके को भी लागू है सर महाराष्ट्र। ओके। अंकित जी, मेरे क्लाइंट को एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से नोटिस आया इस टाइप का। अच्छा जी, फिर आपने इसमें एम्प्लॉयमेंट क्या? एक्सचेंज ओके का तने है धो दिया नोटिस। हो जा रे, पर वैसे मत कर, पानी डाल के रगड़ के। तो इसके लिए वहीं पे लोकल किसी से मिल लें तो वो करा देंगे लोकल क्या? कर्नाटक का कोई अधिक वकील हो, उससे बात कर लीजिए सिंपल। सर हो जाए, जी ये जी जी। बहुत सिंपल मैटर है, हो जाएगा सर। वहां से अगर कुछ दिक्कत होगी तो आप बता देना कौन से कर्नाटक का कहाँ का है, मैं आपको नंबर प्रोवाइड जी करा सर, दूंगा। कर्नाटक के आप कोई खंडे एडवोकेट हो तो आप उनका नंबर शेयर कर दीजिएगा सर। हाँ कर्नाटक के, मैंने कर्नाटक के कहाँ का है एक्चुअली, बैंगलोर है, अलग अलग जगहों का, तो आप बता देना कर्नाटक थोड़ा संघ ऊपर का आइए एक। ना, ऊपर आइए, कहाँ लिखा हुआ है? बैंगलोर का है, बैंगलोर का है वो। बेंगलोरी का है। हो जाएगा सर, बैंगलोर में आपको एक नंबर प्रोवाइड करा दो। कर्नाटक संघ के अभी ये है क्या बोलते हैं, नाजुदा प्रसाद जी प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट ईयर दूसरे बन रहे हैं उसके अंदर में, तो वो करवा देगी आपका कोई किसी को। ये यहाँ आप किला है। आप हाँ? नंबर शेयर कर दीजिएगा सर। सर मैं आपको नंबर पर्सनली शेयर कर दूंगा। जी, थैंक यू सर, थैंक अंकित सर एक बात पूछ रहा था एसडी से रिगार्डिंग रिलेटेड जो है यू। जी वो, सर। जैसे सपोज के लीजिए कि कोई कॉन्ट्रैक्टर है और वो हाँ जी जैसे इंडस्ट्री में, जैसे ये लोग, जैसे यूपी का कॉन्ट्रैक्टर है और वो काम कर रहा है जाकर के मध्य प्रदेश में, एक जी ही पैन है उसका और एक ही फर्म रजिस्टर्ड, लेकिन फर्म यूपी में रजिस्टर्ड है वो, जी जी। और उसी के बेस पे जितनी भी बिलिंग काटता है वो सर आईजीएसटी की काटता है वो, ठीक है है। ना? तो उस ऐसे केस में तो जरूरत नहीं ना है एसडी नहीं का। सर, नहीं सर, नहीं।
आईएसडी भले ही वो सिर्फ दूसरे एप्लीकेबल स्टेट वहीं पर है जहाँ पर एक पेन पर आपके एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन है। आईएसडी की जरूरत वहीं पर है, बाकी कहीं नहीं है। भले ही वो दूसरे स्टेट में काम कर रहा हो। जी सर जी। ओके ओके, वही मैं सोच रहा एक था कि ऐसा तो नहीं कि उसमें कोई दिक्कत नहीं आ सर, रही है। नहीं 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 नहीं, उसमें कोई और वो सर्विस ही प्रोवाइड करते हैं, कोई सामान तो वो लोग करते नहीं, कॉन्ट्रैक्टर तो सर्विस उससे प्रोवाइड करता है उससे कोई विदाउट दिक्कत नहीं है मटेरियल। सर। कोई उससे दिक्कत कोई नहीं। दिक्कत नहीं है। जहाँ पर भी थैंक यू। आपके एक पेन पर एक रजिस्ट्रेशन है वहां पर आपको आईएसडी कहीं भी रिक्वायरमेंट नहीं है सर। एक चाहे वो पेन कुछ भी से काम ज्यादा, करे, हाँ जी, कुछ भी काम करे, सर्विस चाहे वो करे, सर्विस सर्विस करे करे या चाहे वो गुड्स प्रोवाइड। गुड्स प्रोवाइड करे, कुछ भी करे, वहां पर आईएसडी एप्लीकेबल नहीं है। आईएसडी एप्लीकेबल के लिए जरूरी है कि सेम पेन पर एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन होना। थैंक यू। जीएसटी रिगार्डिंग और कोई क्वेरी हो तो सर। उनके सर मेरा क्वेश्चन है, पूछ सकता हूँ? जी सर जी, जरूर सर जरूर। मेरा एक जनरल सा क्वेश्चन है कि जैसे हमने ई इनवॉइस बनाते हैं हाँ जी तो उसको रिवाइज करने के लिए उसको जीएसटीआर 1 में रिवाइज कर लें या टेब नोट काट के ही उसको अमेंड करें? सर, जो भी आपकी ई इनवॉइस है, अगर आपके ई इनवॉइस में कोई अमेंडमेंट होता है तो वो क्रेडिट नोट या डेबिट नोट के थ्रू ही होगा, क्योंकि ई इनवॉइस आप 24 घंटे के अंदर कैंसिल कर सकते हैं। नहीं, अगर किसी उसमें कोई भी अमाउंट में चेंज होता है तो वो आप नहीं क्रेडिट हमने नोट या डेबिट जीएसटीआर नोट 1 के नहीं थ्रू भेजी ही। तो उसमें चेंज कर लें? लेकिन सर आप ई इनवॉइस से कैसे मैच कराएंगे उससे? हाँ, ये बिल्कुल सही क्वेश्चन है, मैं इसीलिए कंफर्म कराया था आपसे, ये जी बात सर। पूछ है। तो दूसरा आपको एक, अगर कोई भी अमाउंट में मिसमैच है उसके लिए बिल्कुल आपको बिल्कुल डेबिट नोट इशू करना बिल्कुल पड़ेगा सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक और मेरा साथ एक क्लाइंट का आया हुआ है कि उसने अपना सरेंडर फाइल किया था मार्च 23 में। जी डिपार्टमेंट ने उसको 1.5 साल के बाद एक नोटिस जारी किया कि हमें रिकंसिलेशन कराया जाए कि जीएसटीआर 1 3 में कोई अंतर है या 2A में आपने मतलब नोटिस, उसी नोटिस पर ही उन्होंने क्वेरी कर ली फाइनल रिपोर्ट वाली, फाइनल रिटर्न वाली। जी जी अब वो चूंकि 1.5 साल के बाद सब प्रमाइसी बंद करके वो चला गया बंदा, छोड़ छाड़ के, तो उसने उसको पढ़ नहीं पाया, नोटिस को मिल नहीं पाया, जिसकी वजह से उस नोटिस के उसमें उन्होंने डिपार्टमेंट ने उनका जीएसटी नंबर पुरानी एक्टिव डेट से कर ही सिंस द बिगनिंग हम्म कैंसिल कर दिया सुमोटो। नहीं कैंसिल, मतलब जब से रजिस्ट्रेशन लिया था तभी से कैंसिल कर दिया उन्होंने? हाँ, अच्छा। अब हमने इसके लिए अप्रोच किया क्योंकि जब सुमोटो कैंसिल हो गया तो जो हमारे परचेजर हैं उनके पास नोटिस पहुंचा होगा कि भाई आपका सप्लायर जो है वो बोगस निकल गया। जी अब इस सर, संबंध में इसके क्लाइंट से लिए हुआ तो सबसे पहले तो आपको उस ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील फाइल करनी होगी। जी, अपील नहीं, फाइल करने अभी के हमने अभी 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 यही बात है कि हम जब ऑफिसर से मिले तो ऑफिसर ने बोला आप रिवोकेशन डाल दीजिए। अभी रिवोकेशन का टाइम था, हमने रिवोकेशन डाल दिया। ठीक है तो इस संबंध में अब रिवोकेशन खुलेगा तो हमारी जितनी भी रिटर्न है सर, सबसे पहले तो वही आज दिक्कत 23, आएगी ना, क्योंकि रिवोकेशन के लिए तो आज तक की रिटर्न फाइल करनी पड़ेंगी आपको। हाँ हाँ हाँ, तो आपको आज तक की रिटर्न फाइल क्यों करनी है जब आपका नंबर ही नहीं चल रहा है? आप उसी हम्म, ऑर्डर के अगेंस्ट में आप अपील सबमिट कीजिए कि आपने इस अच्छा, डेट से बंद की एप्लीकेशन डाल ली थी और उसकी वजह अधिकारी ने इस तरह का किया है, जबकि आपकी फर्म तब उसी डेट से बंद होनी चाहिए। तो किस सेक्शन में जाएगी ये अपील? अपील रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग ही जाएगी सर, कैंसिलेशन रजिस्ट्रेशन में ही जाती है। हम्म, रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आता है जब आप अपील करते हैं, तो उसमें रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा, उसी में आप अपना ऑर्डर नंबर सेलेक्ट करेंगे अच्छा, तो उसी में चल जाएगा। उसी में डालना बेहतर है, लेकिन अपील के हाँ जी डिसीजन तो काफी देर में आता है ना, इसलिए थोड़ा सा। सर, आप ये बताइए फिर आप 15 महीने की रिटर्न पेनल्टी क्यों फाइल करेंगे? हम्म, चलो ये व्यापारी से पूछ लेते हैं भाई किस किस तरह से हाँ जाएगा। जी, एक दूसरा आप मेरा अपील आज फाइल ही कीजिए, नया अपील से हो जाएगा आपका। एक क्वेश्चन मेरा आज ही रेज हुआ है, हालांकि ये जी बहुत साधारण क्वेश्चन है, लेकिन मैं एक वीडियो देख रहा था यूट्यूब पर, तो उन्होंने जो आईटीसी का टेबल है 4 में, वो ये समझा रहे थे कि आप टोटल आईटीसी ऊपर दिखाएंगे और सीडीएनआर को नीचे दिखाते रिवर्स हुए, करेंगे। माइनस करते हुए जी आप क्लेम करेंगे, जी लेकिन प्रेजेंट में तो ऐसा है नहीं।
प्रेजेंट में तो सर 2B के हिसाब से नेट ऑफ होकर ही ऊपर आ रही है, हाँ जी नीचे CDR आती नहीं है, जी। तो कौन सा बात सही है? सर देखो आने वाले टाइम में तो ये सब ऑटो फीड होने वाला है। हम्म, अभी तक क्या है, अभी तक आप मैनुअली डाल सकते हैं, तो जब तक आप मैनुअली डाल सकते हैं तो आप उसे अलग अलग करके डालें, तो आपको क्योंकि जितनी आपकी आईटीसी है पूरी आईटीसी आप क्लेम करें, और जितनी रिवर्स करनी है उतनी आप रिवर्स करके नीचे डाल लें। अभी क्या किस वजह से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नोटिस आने से डरते हैं कि उसमें मिसमैच का नोटिस आएगा, आपने इतनी ज्यादा आईटीसी क्लेम करी और उतना आपने रेडी हो रिवर्स जाएगा करा। सर वहां डालते, हाँ जी हाँ जी, वो रेडी हो रेड हो रहा है। जाता है। तो इसलिए जो 2B में आ रहा है, हालांकि 2B से डाटा मिस मैच हो जाता है, आप हाँ 2B को दिखाएंगे कि इतनी आपकी अमाउंट है और इतनी ये लेस होकर फिगर आ रही है, तो उसमें भी कोई ये नहीं कि आप कुछ गलत कर रहे हैं। हम्म, लेकिन अगर आपके कोई किसी मंथ के अकॉर्डिंग आपका कोई अंतर आ रहा है, तो आप उस हिसाब से उसे चेंज कर सकते हैं। अब तो आईएमएस का ऑप्शन भी है, हाँ अगर हाँ। मान लो सपोज कीजिए कि आपकी कोई क्रेडिट नोट है, पोर्टल पे रिफ्लेक्ट हो रहा है लेकिन आपके पास नहीं आया, तो आप उसे पेंडिंग रख सकते हैं। हम्म, ठीक है सर, सही क्वेश्चन है, थैंक यू। ओके सर। हेलो सर। जी नमस्कार सर। कि सर एक क्वेश्चन मेरा ये था कि जीएसटी में आरसीएम के थ्रू जो टैक्स पे करते हैं उसके ऊपर फिर आईटीसी में उसको क्लेम जब करते हैं तो कॉलम रेड हो जाता हाँ जी सर, वो रेड हो जाता है, लेकिन उसके लिए ना उनकी पोर्टल पर एक ग्रीवेंस आ गई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि उसके रेड से कोई प्रॉब्लम नहीं है। है। अच्छा। तो मैंने जब जब भी भरता हूँ तो उसमें जब क्लेम हाँ करता जी, हूँ वो तो वो 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 रेड रेड हो जाता है सर, जब भी आप उसकी उससे आईटीसी कोई क्लेम दिक्कत करते हैं। नहीं है। अगर ऑटोमेटिक कोई आईटीसी आती है आरसीएम के थ्रू, तब वो ऑटोमेटिक आ जाती है, उसमें कोई रेड मार्क नहीं आता, लेकिन अगर आप कोई मैनुअली फीड करते हैं तब वो रेड करता है। वही ट्रांसपोर्ट वाली एक्सपेंसेस को बुक करते हैं वहाँ पे फिर क्लेम करते हैं। जी जी जी, कोई दिक्कत नहीं है सर, आप उसे क्लेम कर सकते हैं, रेड रेड मार्क से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, थैंक यू सर। सर एक क्वेश्चन और था। जी सर जी। क्या ये सर डिपार्टमेंट में सर एक्सेट पे भी इंटरेस्ट लगा सकते हैं, एक्सेट की नोटिस पे? क्या चीज सर? एक्सेट की नोटिस जो देते हैं सर, हाँ जी। उस पे क्या फाइनल वो इंटरेस्ट लगा सकते हैं? फिक्सेड के नोटिस में तो इंटरेस्ट लगा सकते हैं सर, पेनल्टी नहीं लगा सकते। हाँ, क्योंकि मेरा जो केस लास्ट टाइम आपसे डिस्कस किया था, जी। जो इंटरेस्ट लगा हुआ है, तो उसमें यहाँ में डिपार्टमेंट में मैंने बात किया था तो कह रहे थे कि कहीं कहीं लगता है, कहीं कहीं नहीं लगाते हैं आपके यहाँ। नहीं सर, लगा दिया इकसठ में लग। क्या, इकसठ में अगर उन्होंने कोई नोटिस दिया, आपका डिफरेंस है 1 या 3B का डिफरेंस है, 2A या 3B का डिफरेंस है, तो उसमें जी। जो आपकी इंटरेस्ट की लायबिलिटी है वो तो आपसे मांगेंगे ही वो। एक्चुअली हमने एनुअल के समय ही वकील साहब ने जमा कर दिया था, एनुअल के समय में ही उसको लेकिन डीआरसी के सर जो थ्रू उसमें कर दिया टाइम था। पीरियड तो रह जाता है ना सर, आपका मार्च से लेके एनुअल रिटर्न फाइल होती है दिसंबर में, 9 महीने की लायबिलिटी तो हो जाती है ना सर, 9 महीने का इंटरेस्ट तो बैठेगा। वही कंफ्यूजन कि और ये जो स्कीम आई है वो 61 पे है नहीं, नहीं वो 73 पे। 73 पे है सर। हाँ जी, 73 के लिए का नोटिस इशू होना जरूरी है उसके लिए, हाँ, उन्होंने 61 पे स्कीम के क्योंकि लिए। टैक्स जमा हुआ था तो उन्होंने वही पे फाइनलाइज कर दिया, उसको ड्रॉप कर दिया, इंटरेस्ट लगा दिया। जी। नहीं तो डिमांड थोड़ी निकाली होगी उन्होंने। ये डिमांड है, इंटरेस्ट का डिमांड है सर। नहीं उसके लिए तो फिर 73 किया होगा ना उन्होंने, नहीं खाली नोटिस 73। में डिमांड कैसे निकालेंगे, वो तो या तो ड्रॉप करेंगे या 73 में प्रोसीडिंग नहीं, करेंगे। ड्रॉप ड्रॉप करके जो उन्होंने डिमांड निकाल दी। ड्रॉप करके तो डिमांड नहीं निकलती सर। वही 7 किया, डियर वो किया है सर वो। DRC 7 तो कल 73 से इशू होता है सर, 61 से DRC 7 इशू ही नहीं हो सकता। फाइल।
अगर वो किसी भी जवाब से संतुष्ट नहीं है या हमारी कोई भी डिमांड कम जमा है तो उसके लिए उन्हें 73 की प्रोसीडिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। नहीं, उसमें सर डीआरसी पहले से जमा थी। सर डीआरसी डीआरसी पहले से जमा 03। थी लेकिन इंटरेस्ट नहीं था, तो इंटरेस्ट के लिए वो हाँ। 73 की नोटिस देते हैं ना। 61 में डिमांड नहीं कर सकते ना सर। एक तो ऑर्डर नोटिस किया ड्रॉप। था उन्होंने। सर आप कह रहे हो कि ऑर्डर ड्रॉप किया, ऑर्डर ड्रॉप करने का मतलब डिमांड थोड़ी होती है। नहीं, आपने आपको आईडी भेजी थी, आपने देखा था उसमें से। इन्होंने फिर हमको डीआरसी 07 इशू किया था सर। तो 73 होगा सर फिर वो, अगर डीआरसी 7 है तो। ऑर्डर समरी में इन्हें डीआरसी 07 करके और इंटरेस्ट निकाल दिया था 2-2 लाख रुपए। रुपिंदर सर आप बताइए। सर क्वेश्चन ये है कि एक का डीआरसी 01 अप्लाई हुआ था 17-18 का, नहीं किया था उन्होंने। हमने टैक्स तो जमा करा दिया पार्टी का, लेकिन उसके अगेंस्ट में अभी हमने 128 की वेवर एप्लीकेशन नहीं जमा करी है। टैक्स जमा करा दिया है। हाँ, क्योंकि पार्टी 3 महीने रही थी और उसके बाद कंपोजिशन में चली गई थी। जी। तो उन्होंने 1 तो भेजा था 3B और 2B का डिफरेंस का, लेकिन डीआरसी 7 नहीं किया था हमारा। हेलो। नहीं तो 1 और 3B पे तो ये आप 128 एप्लीकेबल नहीं होगा ना। 1 पे नहीं होगा। नहीं सर, 1-3B के डिफरेंस पे एप्लीकेबल नहीं होगा। तो फिर नहीं एप्लीकेबल नहीं होगा। 7 उन्होंने किया नहीं था, तो फिर टैक्स सर का क्या करना है? टैक्स इंटरेस्ट से जमा होगा सर। इंटरेस्ट ही जमा होगा, हाँ जी। क्योंकि डिमांड में भी टैक्स नहीं दिखा रहा है हमारा, नहीं दिखा रहा था जब मैंने जमा कराया था टैक्स, तो नहीं, डिमांड में टैक्स भी अगर नहीं जमा दिखा करा दिया तो आपको सिर्फ इंटरेस्ट जमा करना होगा। तो अच्छा। अंकित जी उनकी डिमांड ही नहीं आई ना, उनको डिमांड आई नहीं, जब डिपार्टमेंट मांगेगा तो जमा करा देंगे, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट तो है ही नहीं। वही मैं है। हमने 120 टैक्स जमा करा दिया था। हाँ जी, टैक्स करा दिया और इंटरेस्ट का नोटिस नहीं आया बीच में। नहीं कुछ नहीं आया, बस डीआरसी 01 इशू हुआ था और उसके अलावा कुछ भी नहीं नहीं हुआ। किया। डीआरसी 07 कौन से साल का है सर? 17-18 का। तो वो तो खत्म ही होगा सर, ड्रॉप वो टाइम बार ही बस होगा, कुछ नहीं करेंगे। पर इंटरेस्ट अच्छा, के लिए तो है नहीं, पर वैसे वो 7 तो अभी इशू ही नहीं कर सकते अब उनको, 7 उन्होंने किया ही नहीं था ना 73 में ना 74 में। जी। तो अब आपको कोई नोटिस नहीं आया डिमांड का? नहीं, कोई नोटिस नहीं आया, ना सिस्टम पे दिखा रहा है, तो क्योंकि उसके हम लिए लोग आपको वो फाइल एमएनएसटी स्कीम में जाने की भी जरूरत नहीं है। एमएनएसटी स्कीम में अगर आपका इंटरेस्ट और पेनल्टी है वो अभी भी जा सकते हैं, जिनका टैक्स पेड हो चुका है, नहीं उसमें 3 कोई मंथ प्रॉब्लम नहीं है। बाद हम लोग कंपोजिशन में चले गए थे, 3 महीने ही हम लोग रेगुलर में रहे थे। मुझे सही तो उसी 3 मंथ में उन्होंने डिफरेंस निकाला तो टैक्स हमने जमा करा दिया, तो ठीक है इंटरेस्ट नहीं जमा कराया सर, तो डिमांड में अगर कोई डिमांड नहीं है फिर तो सर शांत बैठो, अगर कोई कुछ आता है तो बाद में। ठीक। सर एक क्वेश्चन और था, 17-18 का एक ऑर्डर हुआ था हम लोगों का, वो किसी कारणवश टाइम बार्ड हो गया, मतलब देख नहीं पाए मेल एल पर, तो उसका रेक्टिफिकेशन डाला है। अभी रेक्टिफिकेशन का कुछ एक जियो आया था फरवरी में, उसमें उन्होंने ट्रांसफर की डिमांड निकाली थी। ट्रांसफर में हम लोग को एक्सपोर्टर है पार्टी, तो ट्रांसफर में क्लेम किया था 2,08,000 रुपए हम लोगों ने। तो जो डीआरसी 7 किया उन्होंने ट्रांसफर का किया, जबकि हमारे पास वेट ऑर्डर है, तो हमने समय तो जवाब नहीं दे पाए थे, ना अपील कर पाए क्योंकि वो टाइम बार्ड हो चुका था। फिर ये हुआ कि अब हम जमा करें क्या करें, लेकिन तब तक रेक्टिफिकेशन लिख के बताया डिपार्टमेंट ने ही कि फरवरी में खुल गया है, 8 अप्रैल तक आप रेक्टिफिकेशन डाल सकते हैं। तो हमने 30 तारीख को रेक्टिफिकेशन डाल दिया है। उसमें क्या हो सकता है, कुछ जानकारी है, आप बता सकते हैं? और सर रेक्टिफिकेशन तभी एप्लीकेबल होती है जब आपने कोई रिप्लाई सबमिट किया हो। अगर आपने कोई रिप्लाई नहीं दिया तो 161 कैसे एप्लीकेबल होगी? सर अंकित सर, इनका जो अभी रेक्टिफिकेशन खुली है ना, वो सिर्फ 16/4 16/5 वाले केस में खुली है। जी। वो वो एक्चुअल भी में इस क्या पे हो नहीं गया, आता। डिपार्टमेंट ले तो रहा है मतलब जी, लेकिन सर एप्लीकेबल नहीं होगी ना इनके वाले केस में। तो वो इनके नहीं, चलो रेक्टिफिकेशन तो
ठीक है, सीओ मोटो डिपार्टमेंट से भी गलती हो सकती है, बट ये वाला केस टाइम पर हो। चलिए सर, 161 बज तो गए। डायरेक्ट भी डाल सकते हैं ना, कोई डिपार्टमेंट ने गलत ऑर्डर कर दिया उसका रेक्टिफिकेशन तो डाल सकते हैं ना, उसके लिए जरूरी थोड़ी ना कि हमने नोटिस का रिप्लाई दिया कि नहीं दिया। टाइम बार हो गया ना सर। मैटर ये है कि वो विद इन 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर का था ना इशू, इनका वो भी निकल गया और 6 मंथ में सीओ मोटो उसमें ऑर्डर पास करना था। वो ये नहीं जो कह रहे, अभी केवल उस पे कह रहा हूँ, जो अभी 161 की बात हो रही है सारी। हाँ जी, रेक्टिफिकेशन की कह रहा हूँ ना जी। तो वो अब जो रेक्टिफिकेशन खुली है ना, वो सिर्फ 16/4 वाले केसों के लिए खुली है, वो नेक्स्ट डे के कारण उसमें डल रही है, मतलब दिस इज नॉट द नहीं नहीं सर, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, आप उस वे में नहीं कह रहा था मैं। जो अभी अंकित सर कह रहे थे कि यदि आपको कोई नोटिस जारी हुआ है और रिप्लाई दाखिल नहीं हुआ, तो वो उसके यहाँ पे कह रहे थे कि 161 दाखिल नहीं हो सकता। तो मेरी जो नॉलेज के हिसाब से 161 तो हमने नहीं भी रिप्लाई दिया, लेकिन हमको लगता है कि ऑर्डर का कोई मिस्टेक्स है, कर सकते हैं सर, 161 कि सर डाल वो कर सकते हैं। सकते हैं 160 हाँ, रेक्टिफिकेशन बंद कर अप्लाई कर सकते हैं। सकते हैं। हाँ जी, हाँ, डायरेक्ट कर सकते हैं। रेक्टिफिकेशन ऑर्डर तो पॉसिबल है ना सर। हाँ हाँ, लेकिन वही। उसमें एक विद इन ड्यू एक टाइम। उसमें मेरा भी है, जो टाइम लिमिट है 161 के लिए, अगर हम इसका 161 का प्रोविजन पढ़ेंगे, अगर कोई क्लेरिकल मिस्टेक है, इनकी अर्थमेटिकल मिस्टेक है, उसके लिए भी टाइम बाउंड भी नहीं, टाइम पीरियड का भी एप्लीकेबल नहीं है। प्रोविजन पढ़ के देखें 161 का। सर वो अर्थमेटिक वाला तो इशू है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर जो सर के लेकिन आप एक बात तो बताइए, हम जब कोई भी 161 के लिए जाएंगे, कोई इसी टाइप की क्लेरिकल अर्थमेटिकल या इसी टाइप की मिस्टेक तो होंगी। नहीं, अर्थमेटिक मिस्टेक वाले ना बेसिकली है कि किसी में मतलब मिस्टेक अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड, जो हमारा वेट में था। अर्थमेटिक मिस्टेक का जो हम लिटरल में जाएंगे, चलो एक्सपर्ट भी आ जाएंगे, वो अपील में भी देखेंगे कि उसमें ये है कि कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई, टैक्स कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई, इंटरेस्ट जैसे किसी केस में इंटरेस्ट लगाना रह गया, किसी केस में, उसके लिए ये डिपार्टमेंट के फेवर के लिए है बेसिकली अर्थमेटिक एरर के। चलिए अब इस बहस को यही क्षमा मैंने करें। कराया भी अपना, ऐसा नहीं है। अजय सर प्लीज, अब प्लीज सर सर यही केवल टॉपिक, हाँ दूसरे, सर, इसको आज के टॉपिक यहीं से बंद करें सर, कि हमारे मुख्य वक्ता साहब पधार चुके हैं। ये बहस ऐसी है कि अगर चाहें तो आप रात भर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं नहीं। नहीं, मैंने जैसे बताया, मैंने 161 कराया इसी पॉइंट पे अपना। नहीं अजय भाई, आपको बीच में रोका अजय भाई प्लीज बाद में करेंगे बात टॉपिक पर। जी इसलिए जी हमारे आज जी, के ओके भाई साहब। मुख्य वक्ता पधार चुके हैं, हमारे सरस्वती पुत्र श्री जितेंद्र वाधवा साहब। और मैं अपने सरस्वती पुत्र जितेंद्र वाधवा जी के इंट्रोडक्शन के लिए रिक्वेस्ट करूंगा छतरपुर मध्य प्रदेश से श्री शैलेश विश्वकर्मा जी से पहले उनका इंट्रोडक्शन दें, उसके बाद फिर हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे। अपना आप उद्बोधन प्रारंभ करें। सर नमस्कार, मैं शैलेश विश्वकर्मा छतरपुर मध्य प्रदेश से। आदरणीय जितेंद्र वाधवा जी का परिचय दूं उसके पहले मैं एक जानकारी आपको देना चाहूंगा कि हमारे एक लोकप्रिय वक्ता श्री राजेश कुमार खंडेलवाल जी भी हमारे साथ जुड़े हैं आज। आदरणीय खंडेलवाल जी नमस्कार, आप अगर माइक पर हो तो अपना कैमरा ऑन कर लें प्लीज 1 मिनट के लिए। नमस्कार जी, नमस्कार। ये आज हमारे जितेंद्र जी जुड़े हुए हैं फरीदाबाद से, तो मैंने सोचा जितेंद्र जी फरीदाबाद को के सुनता हूँ। फरीदाबाद के महाराजा हैं, हमारे सबसे लोकप्रिय वक्ताओं में से एक हैं आदरणीय राजेश कुमार खंडेलवाल जी। आपका स्वागत है सर यहाँ पर, आप इस वेबिनार में जुड़े, धन्यवाद आपका सर। और अब आदरणीय चार्टर्ड अकाउंटेंट जितेंद्र वाधवा जी का परिचय मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आप वाणिज्य में स्नातक और स्नातकोत्तर यानी कि बीकॉम और एमकॉम दोनों किए हुए हैं। 2003 के बैच से आप चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में योग्यता प्राप्त करी है। आप इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल और फोरेंसिक ऑडिटर हैं। इसका इनके पास ICAI का प्रमाणन सर्टिफिकेट है। आप FIT बार फरीदाबाद आयकर बार एसोसिएशन के सदस्य भी हैं। आप आयकर अपीली न्यायाधिकरण दिल्ली के बार के भी सदस्य हैं। आप मैसर जे वाधवा एंड कंपनी के संस्थापक हैं। इसका जो मुख्य कार्यालय है ये फरीदाबाद में है। इसके जैसे ही आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट का कार्य पूरा किया, उसके बाद 20 वर्ष से अधिक आपका प्रैक्टिकल अनुभव है। आप सर्च और सीजर के मामलों में CIT अपील और ITAT के स्तरों पर मामले को संभाल चुके हैं। आप NCR फरीदाबाद आयकर बार एसोसिएशन और आयकर विभाग में ICAI की शाखाओं सहित विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर वक्ता के रूप में भाग ले देते हैं। आप ICAI में GMCS के गेस्ट फैकल्टी में हैं। ये तो है जितेंद्र वाधवा जी का परिचय। और आज CIT अपील उनका एक विषय है।
तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो अपने विषय पर अपना उद्बोधन देना चालू करें। जो भी क्वेरीज होंगी सर सॉल्व करेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा जो सर पढ़ा रहे हैं उसी संबंधित क्वेरी करिएगा, विषय से हटकर ना जाइएगा। आदरणीय जितेंद्र वाधवानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आप मुझे सुन पाए? जी सर, आप सर आवाज आ रही है सर। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस फोरम के सभी पदाधिकारीगण का। आप लोगों ने मुझे एक मौका दिया, एक अवसर दिया कि मैं आपके साथ हम इस ज्ञान की चर्चा पे कुछ बातचीत कर सकें, अपने अनुभव को, अपने विषय के बारे में मैं इस आपके साथ शेयर कर सकूं। और सबसे अधिक मुझे खुशी अभी हुई जब राजेश खंडेलवाल जी ने ज्वाइन किया कि फरीदाबाद से हमारे साथी सीए। तो थैंक यू। आपको सुनना और आपको साथ में रहना आपका हमेशा अच्छा लगता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं इस अपॉर्चुनिटी के लिए जो आपने मुझे आज दी। आज का हमारा टुडे जो हमारा टॉपिक है वो है, अभी असेसमेंट हमारी कंप्लीट हुई है 31 मार्च को। 31 मार्च को इनकम टैक्स में असेसमेंट ऑर्डर सभी के पास आए हैं। उन असेसमेंट ऑर्डर में जिन केसों में डिमांड निल हो गई या डिमांड नेग्लिजिबल है, बहुत कम है, उनमें आप अपील नहीं करेंगे। ऑब्वियसली बात है, करनी भी नहीं चाहिए। लेकिन जहां पर डिमांड है और आपको लगता है आपके साथ अनजस्टिस हुआ है, तो आप उसके लिए 2-3 ऑप्शन आपके सामने आते हैं, जिसमें से सबसे जो ज्यादा यूज किया जाता है ऑप्शन वो है इनकम टैक्स की अपील। असेसमेंट ऑर्डर के खिलाफ आप कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील के अगेंस्ट पास कर सकते हैं। आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं। एक, आप पिटीशन फाइल कर सकते हैं हाई कोर्ट में, यदि आपको लगता है कि किसी फंडामेंटल राइट का या कोई कोर्ट के ऑर्डर का वायलेशन हुआ जो फॉलो होना चाहिए था, जो आपके जुडिशनल हाई कोर्ट कह रहा है। थर्ड ऑप्शन होता है रिवीजन बाय कमिश्नर, जो हम कहते हैं सेक्शन 264 में। लेकिन मैंने बताया कि सीआईटी अपील की ज्यादा चॉइस होती है और जाना भी सीआईटी अपील पे चाहिए जब तक कि आपके इफेक्ट बहुत ज्यादा डिफरेंट ना हो। अब हम बात करते हैं कि रिट पिटीशन कहां फाइल हो सकती है और सीआईटी अपील कहां करनी चाहिए, और रिवीजन 264 जो बाय सीआईटी होती है वो कहां। जनरली रिवीजन 264 में नहीं जाते। उसकी वजह क्या है कि 264 के बाद आप उसकी अपील नहीं कर सकते। यानी कि अगर असेसिंग ऑफिसर ने कोई ऑर्डर पास किया, उसके अगेंस्ट आप 264 में चले गए कमिश्नर साहब के पास, देन आप उसकी अपील, उन्होंने जो फैसला दे दिया वो आपको मानना पड़ेगा, उसकी अपील नहीं कर सकते। फिर हाई कोर्ट में आपको रिट पिटीशन ही फाइल करनी पड़ेगी अगर आपको लगता है उन्होंने ऑर्डर गलत फाइल किया। और दूसरा आ गया रिट पिटीशन। आप जैसे कि सभी लॉयर हैं, एडवोकेट हैं, आप जानते हैं साथीगण कि इस केसों में जहां कोई रेमेडी अवेलेबल ना हुई हो और आपका राइट का वायलेशन हुआ हो, या ऐसा आपको लगता है कि बुनियादी गलती है नोटिस की, तो आप जा सकते हैं। जैसे अभी जो नोटिस आए पिछले 1 सालों में 2 सालों में, तो वो नोटिस आपके 148 के जो नोटिस थे, सेक्शन 148 के नोटिस जुडिशियल असेसिंग ऑफिसर ने इशू कर दिए। 148A का नोटिस और 148 का नोटिस। जबकि 2022 में जो स्कीम आई उसमें इन्होंने अमेंडमेंट करके ये कहा था कि सारी स्कीम फेसलेस हो गई, यानी कि हमारे यहाँ असेसमेंट का प्रोसीजर फेसलेस हो गया। तो सारी असेसमेंट स्टार्टिंग से लेकर एंड तक फेसलेस होनी चाहिए। यानी कि जो हम जुडिशनल असिस्टिंग ऑफिसर है वो आपको नोटिस इशू नहीं कर सकता। वो नोटिस इशू फेसलेस असेसिंग ऑफिसर या नेशनल फेसलेस असेसमेंट यूनिट से आना चाहिए, NFAC, उसी से आना चाहिए था। बट नोटिस तो आ गया लोकल जुडिशनल असेसिंग ऑफिसर से। तो उसके खिलाफ आप हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। तो उन केसों में जब आपने हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल की, तो इस टॉपिक पे काफी सारे हाई कोर्ट SSC के फेवर में आए। जैसे पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट, जहां की हमारी जुडिक्शन लगती है फरीदाबाद की, वो SSC के फेवर में आया। वहां कहा कि साहब ये नोटिस जो है ये फाओ को ही इशू करना था, ना कि जाओ को। जाओ का मतलब हुआ जुडिशनल असेसिंग ऑफिसर, वो इशू नहीं कर सकता था। डिपार्टमेंट का अपना व्यू था कि हमने 148A का नोटिस इशू किया है, 148 का नोटिस इशू किया है, बट जो असेसमेंट होगी वो तो फेसलेस में होगी और फेसलेस असेसिंग ऑफिसर ही करेगा, तो हमने गलत नहीं किया। और इस केस पे डिपार्टमेंट ने अपना पक्ष रखा हाई कोर्ट में, जिसको कि उन्होंने नहीं माना। लेकिन 2 हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट और आपका लखनऊ का हाई कोर्ट, उन्होंने डिपार्टमेंट के फेवर में दिया। अब मामला ये हमारा लिटिगेशन में सुप्रीम कोर्ट में, अपेक्स कोर्ट में पेंडिंग है। तो इन केसेस के लिए कई लोग हमारे यहाँ रिट पिटीशन में गए।
खासतौर पे पंजाब एंड हरियाणा जुरिडिक्शन वाले। अब क्योंकि वो फेवर में है तो हाई कोर्ट से आपकी अपील पास हो जाती है, रिट पिटीशन, और केस वहां स्टॉप हो जाता है, एक तरह से आपको अलाउ कर देते हैं, केस को डिसमिस कर देते हैं। बट उसी के अगेंस्ट डिपार्टमेंट सुप्रीम कोर्ट में है, तो अल्टीमेटली जो भी डिसीजन अपेक्स कोर्ट का आएगा वो सब पर बाइंडिंग होगा। तो ये 3 चीजें हमारे पास रेमेडी अवेलेबल होती हैं जब हमारे पास कोई असेसमेंट ऑर्डर आता है। सर आपको जहां बीच में लगे क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, मैं बीच बीच में पोज दूंगा सो डेट कि मैं क्वेरी को साथ साथ ले लूं। अब हम बात करते हैं सीआईटी अपील में प्रैक्टिकली हमें क्या क्या करना होता है। सीआईटी अपील में हमें फॉर्म फाइल करना होगा। सबसे पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ही फाइल करना होता है, फॉर्म 35, और उसके साथ कुछ चीजें हमें तैयार रखनी होंगी। उनमें हमारे पास आ गया स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, ग्राउंड्स ऑफ अपील और एओ का असेसमेंट ऑर्डर। साथ में हमें 1000 रुपए की मैक्सिमम फीस होती है जो हमें पे करनी पड़ेगी। ₹250 से लेकर 1000 तक फीस जाती है। जैसे अगर 1 लाख रुपए की तो 250 की, और यदि 2 लाख तक है तो 500 रुपए 500, और उस 2 लाख से ज्यादा की डिमांड है तो 1000 रुपए की, और कोई पेनल्टी की है तो 250 रुपए की अपील की आपको फीस पे करनी है। अब हम बात करते हैं कि आपको जो फॉर्म 35 है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं समझता हूं वो 2 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समझता हूं, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट बनाना और ग्राउंड्स ऑफ अपील। आपको क्या ग्रीवेंस है, किस वजह से आप टैक्स पे अगेंस्ट असेसिंग ऑफिसर ने जो आपके ऊपर टैक्स लगाया, आप किस किस इशू पर जाना चाहते हैं। उसके लिए मेरा अपना मानना है कि हमें सबसे पहले ये चेक करना चाहिए कि कौन कौन से हमारे पॉइंट हैं जिनसे हम आगे इसको सक्सेस कर सकते हैं। यानी कि कहाँ ऐसा हुआ है गलती एओ से कि उसने किसी चीज की वायोलेशन की हो, जो लॉ का पालन ना किया हो, तो हमें उनके अगेंस्ट उसकी अपील फाइल करनी है। उन्होंने आपकी कोई एडिशन की, जो एडिशन की उन एडिशन पे आपने क्या ऐसे डॉक्यूमेंट पहले सबमिट किए थे या नहीं किए थे, और उसने किस पॉइंट पर आपकी उसको नहीं माना, उन सभी पॉइंट्स को आपको नोट करना होगा। अब इसमें एक पहले आता था जो हम कहते थे कि इंस्पेक्शन करना रिकॉर्ड का, लेकिन यदि आपका केस डे 1 से फेसलेस में हुआ है तो सारा रिकॉर्ड आपका ऑनलाइन अवेलेबल है। उसके बावजूद भी काफी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो ऑनलाइन अवेलेबल शायद आपको ना मिले। जो शुरुआत का टाइम था तो ये ऑनलाइन नहीं डालते थे। क्या बोला कि आपकी जो केस खुला, यदि 148 में केस खुला तो 148 में केस खोलने के लिए उनको अप्रूवल लेनी होती है अंडर सेक्शन 151, जो कि वो प्रॉपर चैनल से लेते हैं। आपके टाइम लिमिट है 3 साल के अंदर केस खोलना है, 5 साल के अंदर केस खोलना है। जो भी आपकी लॉ के राइट हैं उसमें कहीं भी वायलेशन हुआ है वो आपने चेक करना है। वो चेक कैसे होगा, आप उनकी फाइल का इंस्पेक्शन कर सकते हैं। यदि मैनुअल टाइम में काम हुआ था तो आपको उनके यहाँ 50 रुपीज का फी पे करनी चाहिए, चालान पे करना चाहिए। उसके बाद इंस्पेक्शन की एप्लीकेशन फाइल करनी चाहिए। फिर आपको एक डिसाइडेड टाइम पर, जो भी टाइम आपको डिसाइड देगा असेसिंग ऑफिसर, वहां पर अपना पेंसिल के साथ, पेपर के साथ, नोटबुक के साथ आप जाइए, यदि वो फेसलेस से पहले वाला टाइम है। फेसलेस के समय में क्या हुआ, आपके पास सारी चीजें ऑनलाइन अवेलेबल हैं। जो मैंने कहा कुछ चीजें अवेलेबल नहीं होंगी जो पर्दे के पीछे की हैं, जैसे वहां पे आपको इन्फॉर्मेशन उनसे मांगनी पड़ेगी कि साहब आपकी जो केस खोला था आपने मेरा, वो किस वजह से खोला था। उसके लिए 148A से पहले का टाइम है अगर, या 148 का है, तो आपको परमिशन मिली आपके जुडिशियल असेसिंग ऑफिसर से। उसने परमिशन ली होगी अपने एडिशनल कमिश्नर से, पीसीआईटी यानी कि प्रिंसिपल कमिश्नर इनकम टैक्स से, या प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर से, जो उस टाइम के लॉ के हिसाब से एप्लीकेबल था, तो वो परमिशन आप कॉपी मांग सकते हैं। दूसरा, यदि असेसिंग ऑफिसर ने किसी डॉक्यूमेंट के बेस पर आपका केस पुनः खोला है, दोबारा से खोला है, तो उसके पास क्या क्या उस समय पर कागज अवेलेबल थे, क्या क्या डॉक्यूमेंट थे जिनके उस पर उसने रिलाय करके, विश्वास करके आपका केस खोला, रीजन टू बिलीव बनाया। जैसे हम बात कर रहे थे रूल एडिशनल, अभी जो कमिश्नर हैं उन्होंने परमिशन दी होगी, तो उन्होंने परमिशन देने के लिए सेक्शन 151 की पावर का यूज किया होगा। ये 151 क्या है, 151 परमिशन देने के लिए अथॉराइज करता है कि परमिशन किससे लेनी है। आपको जिनसे परमिशन लेनी है आप उनसे लेनी चाहिए, एडिशनल कमिश्नर से लेनी है और प्रिंसिपल कमिश्नर से लेनी है। तो जो आपके लिए अथॉराइज है वहां से आप परमिशन लेंगे। तो वो चैनल आपको देखना पड़ेगा कि उन्होंने उस परमिशन देते समय अपना माइंड यूज किया था, माइंड अप्लाई किया, या मैकेनिकल ही यस कर दिया। उस फॉर्मेट में जब वो फिल करते हैं तो कोई गलती तो नहीं है, क्योंकि यदि, जैसे आपको एग्जांपल देता हूं,
किसी पर्सन के ऊपर इन्होंने केस खोला और कि भाई इनके बैंक अकाउंट में इतने पैसे जमा है, ठीक है साहब, पैसे जमा, कैश जमा किया है, लेकिन वो अकाउंट ज्वाइंट अकाउंट था और केस खोल दिया एक नाम से, और जो अप्रूवल दी उसमें भी एक ही नाम लिखा हुआ है। तो इट मींस जो कमिश्नर साहब थे वो जिस टाइम परमिशन दे रहे थे केस खोलने की, उन्होंने बैंक स्टेटमेंट नहीं मंगाई। यदि बैंक स्टेटमेंट मंगाई होती तो उस पर बैंक पे नाम आता कि ज्वाइंट अकाउंट है, मिस्टर एक्स और मिसेज एक्स दोनों के नाम पे है। तो उन्होंने सिंपल मिस्टर एक्स या जिसका नाम पहला था तो उस नाम से केस खोल दिया, जो कि लॉ में अलाउड नहीं है। लॉ कहता है भाई साहब जब आप किसी का केस खोल रहे हो तो आप पहले ये देखिए कि उसके सारे फैक्ट आपके सामने टेबल पे होने चाहिए और आप देखिए कि हाँ ये केस खुलने लायक है या नहीं है। इस प्रकार से आपको चीजें निकालनी है अपनी। अब ये सब चीजें कहां से पता चलेंगी? जब हम किसी चीज का फाइल का इंस्पेक्शन करेंगे तभी वो चीजें आप कहां बनाएंगे? ग्राउंड्स ऑफ अपील। बहुत छोटा वर्ड है कि ग्राउंड्स ऑफ अपील बनाते समय बड़ा हमें कंसाइज रहना चाहिए, लिमिटेड रहना चाहिए, लेकिन ग्राउंड्स ऑफ अपील कौन कौन सी लिखनी है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो मैं आपसे एक एग्जांपल दिया कि हमें टाइम लिमिट भी देखनी चाहिए कि किसी चीज की टाइम लिमिट दी हुई थी, उस टाइम लिमिट के अंदर काम होना चाहिए। अगर टाइम लिमिट से एक दिन भी डिले है तो वो अलाउड नहीं है, और जिस अथॉरिटी से परमिशन लेनी है उसी अथॉरिटी से परमिशन लेनी चाहिए। जिस फॉर्मेट में परमिशन होनी चाहिए उसी फॉर्मेट में होनी चाहिए साहब। अगर फॉर्मेट गलत है, अगर परमिशन गलत है, अगर टाइम गलत है, तो ये हमें ग्राउंड्स ऑफ अपील में इनकॉर्पोरेट करना है। सर मैं यहां तक आपके साथ हूं सर। यस सर। और जी राजेश जी। अच्छा जी, वो थोड़ा दूसरे काम में लग गया उन्होंने। मतलब मेरा पॉइंट है कि अगर कहीं लगे, कहीं ऐसा ना हो मैं ही बोल रहा हूँ और ऊपर से मतलब कहीं कमी रह जाए कोई। नहीं सर, पहले सब लोग सुनेंगे उसके बाद अपने क्वेश्चन आंसर जाएंगे। जी बिल्कुल ठीक है। तो हमने अभी बात रखी कि आप स्टेटमेंट, ये तो ग्राउंड्स ऑफ अपील की बात हमने बात की कि आपको ग्राउंड ढूंढनी है, निकालनी है। जो भी गलती असेसिंग ऑफिसर ने की है या एसीआईटी डीसीआईटी या एओ ने गलती की है, उन गलतियों को ही तो ग्राउंड्स बनाना है। जैसे आपके खिलाफ अभी हमारे फरीदाबाद में आपके यहाँ भी केस होंगे, किसी बिल्डर के यहाँ सर्च हुई, किसी बिल्डर के यहाँ सर्च हुई, उसके वहां इलेक्ट्रॉनिक में रिकॉर्ड मिला। क्या रिकॉर्ड मिला डिजिटल डिवाइस में? कि साहब इनके यहाँ चेक के साथ साथ कैश भी आया। चेक के साथ साथ कैश आया, जब वो जो कैश आया वो कैश के ऊपर भी एडिशन कर दी। अब देने वाला कहता है साहब मैंने तो किसी को पैसे कैश के दिए ही नहीं, लेने वाला कहता है मैंने कैश लिया ही नहीं। अब एक एक्सेल की फाइल या एक पेपर इनको मिल गया, उसके बेस पे इन्होंने कहानी बना दी। तो सब ये तो हो सकता है किसी और का पैसा यूज करके बैठे हो, मेरा नाम डाल दिया इन्होंने, तो उस बेस पे आप मेरा केस में टैक्स नहीं लगा सकते। आपने मुझे सुनने का मौका नहीं दिया। आपने सर्च में जब काम हुआ तब आपने मुझे नहीं बुलाया, जब सर्च हुई तब नहीं बुलाया। सर्च के बाद इंक्वायरी होती है जो कि इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट करता है इनकम टैक्स का, उसने मुझे नहीं बुलाया, मुझे तो सुना ही नहीं गया। उसके बाद वो रिकॉर्ड उठा के उन्होंने दे दिया हमारे लोकल असेसिंग ऑफिसर को। अब जब लोकल असेसिंग ऑफिसर को दे दिया तो उन्होंने उठा के हमारा नोटिस काट दिया केस बनाने का, अब केस लगा दिया। अब हम उसके खिलाफ असेसमेंट में जवाब दे रहे हैं। तो अब हमने कहा कि बताइए भाई हमने किसको केस दिया, उसको हमारी एग्जामिनेशन कराइए, क्रॉस एग्जामिनेशन मांगते हैं। कोई स्टेटमेंट कोई मटेरियल आपने हमारे खिलाफ यूज कर रहे हो तो उसकी तो मुझे दोगे ना। उन्होंने कॉपी तो दे दी लेकिन किसी से भी क्रॉस एग्जामिनेशन किसी स्टेटमेंट का हमें नहीं करवाया। तो हमने वहां पे डिनाई किया कि साहब हमने तो कोई कैश नहीं दिया। तो ये सभी ग्राउंड्स हमको उठानी है। अब इन्हीं बातों से आपकी स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट तैयार होनी है कि साहब मैंने एक इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की, फला डेट को की, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा ये पैन नंबर है, मेरी ये एज है, मैं ये बिजनेस करता हूँ। पहले पैरा में आपने अपने बारे में बताया। ये स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट को तैयार करने की बात कर रहा हूँ। जैसे आपने कहा कि मेरे ये पॉइंट है, मैं ये काम करता हूँ, मैं ये रिटर्न इस टाइम की थी, इतने की फाइल हुई। फिर अब आप बताएंगे कि असेसिंग ऑफिसर ने आपके ऊपर किस बात की एडिशन की है, उस एडिशन का बेस क्या था और उसके क्यों नहीं एडिशन होनी चाहिए, वो भी फैक्ट आपको ऑन रिकॉर्ड रखना स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट में ही पड़ेगा। यानी कि अगर आप कह रहे हैं कि मैंने कैश जमा किया तो आप बताइए कि मेरे पास कैश का सोर्स क्या था। जैसे मान लीजिए कुछ केसों में कैश जमा होता है बैंक अकाउंट में और कैश जमा हो गया बैंक अकाउंट में, तो आपको बताना पड़ेगा कि मेरे पास कैश कहां से आया था। ये फैक्ट आप अपना बताइए, जिसको कि एओ ने नहीं माना। यदि आपने कोई बात ऐसी थी जो आप कहना चाहते थे परंतु किसी वजह से आप नहीं कह पाए,
किसी वजह से आप नहीं कह पाए, तो उसको आप सीआईटी अपील में ही रखेंगे, जिसके लिए आपको एडिशनल एविडेंस भी बनाने पड़ेंगे, उसकी भी हम बात करेंगे अभी। तो ये सब बातें हमको स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट में कहनी है। दूसरी बात, यदि स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट बनाते समय हमें ऐसा लगा कि इन्होंने कोई नोटिस इशू किया था जो कि ये नहीं कर सकते थे, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया फाउ का, कि फेसलेस असिस्टिंग ऑफिसर को नोटिस इशू करना था 148 का, नोटिस इशू कर दिया जुडिशनल या लोकल असिस्टिंग ऑफिसर जो आपके लोकल है, जो आपके एरिया में है, उन्होंने नोटिस इशू कर दिए साहब, तो वो नहीं कर सकता। ये बात आप नोटिस की एक स्क्रीनशॉट अपने स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट में भी लगाइए कि साहब देखिए नोटिस इशू हुआ है, इस डेट को हुआ है और ये इन्होंने लगाया है। अच्छा, यदि आपको लगता है डेट गलत हो गई तो वो बात भी स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट में लिखिए, उस नोटिस का स्क्रीनशॉट आप उसमें डालिए और इसमें देखिए कि साहब देखो ये डेट पे नोटिस इशू हुआ है और इस डेट पे तो नोटिस इशू नहीं हो सकता था। आपको अगर लगता है कि अप्रूवल नहीं ली गई और वो चीज आपके पास है तो वो बात भी स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट में लिखिए। मतलब आपने जो काम रिटर्न सबमिशन के टाइम करना है उसका बेसिक फाउंडेशन आपका क्या है, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। अब यहाँ पर कई बार क्या बात कहते हैं सर कि सर इतने सारे पेपर 30 दिन में एसएससी तैयार नहीं कर सकता। अभी असेसमेंट ऑर्डर आया है, असेसमेंट ऑर्डर आते ही हमने अपील करनी है विद इन 30 डेज। अब एसएससी जो है हमने उससे कहा कि भाई डिटेल लेके आओ, कैश कहाँ से आया, पेपर लेके आओ, जिसने दिया उनसे एफिडेविट बनवाओ, उनसे कागज लाओ, उनकी इनकम टैक्स रिटर्न लाओ, जो तुम नीचे असेसमेंट में जमा नहीं कर पाए थे, चाहे वो फेसलेस थी चाहे वो फेस टू फेस थी, लोकल ऑफिसर ने किया। तो असेसिंग कहता था मुझे इसके लिए टाइम चाहिए, अब टाइम आपके पास है नहीं। ऐसे केस में आप एक काम कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट विल बी सबमिटेड लेटर ऑन। आप आधे अधूरे फैक्ट ना दें, ऐसा कभी ना कहें कि आधे फैक्ट आज दे दिए आधे फैक्ट बाद में दे दिए। आपको फैक्ट पूरे देने हैं, एक बार में देने हैं, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट एक बार बनता है, एक बार ही सबमिट होता है, उसमें ऐसे एड ऑन या लेस ऑन नहीं होता। हाँ, आप ऐसा लिख सकते हैं अपील फाइल करते समय कि हम स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट विल बी सबमिटेड लेटर ऑन। तो जब आपके पास इकट्ठे हो जाए डॉक्यूमेंट तब आप खुद ही पहले से ही जमा कर दीजिए बिना किसी की वेट किए। सर जैसे ही आपने उसको सबमिट किया स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट को, तो वो फैक्ट क्लोज हो गए, क्योंकि ट्रिब्यूनल में भी जब हम जाते हैं आईटीटी में तो यही डॉक्यूमेंट हमारे जाते हैं सर। आईटीटी में यही पेपर हमारे जमा होने हैं जो आपने यहाँ पर असेसमेंट के टाइम पे ग्राउंड्स ऑफ अपील्स फाइल की थी, जो आपने स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट फाइल किया था, उसमें आप ना ऐड कर सकते हैं ना लेस कर सकते हैं। वहां सर्टिफाई करना होता है कि हमने यही डॉक्यूमेंट नीचे लोकल सीआईटी अपील को लगाए थे, उसके बाद जमा किए थे। अब अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट इकट्ठे नहीं हो पा रहे जो एडिशनल एविडेंस है, तो आपको क्या करना है, आपको भी यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने आपसे कहा यदि कोई डॉक्यूमेंट है जो आपका एडिशनल एविडेंस है, यानी एडिशनल एविडेंस क्या होता है, एडिशनल एविडेंस वो है जो आप असेसमेंट के समय पेश नहीं कर पाए। जब असेसिंग ऑफिसर ने आपसे मांगा, आपसे कहा कि इसके जवाब दीजिए, इसके कागज दीजिए, तो आपने कहा सर ये कागज हमारे पास नहीं है। उस केस में आपके पास नहीं थे, उस समय आपके कंट्रोल में नहीं थे, आप ला नहीं सकते थे, कहीं ऐसा था जो आपके कंट्रोल से बाहर था, तो आपने उस समय पे वो पेपर प्रोड्यूस नहीं कर पाए। अब आपको पता चला कि इस वजह से आपकी एडिशन हो गई है, तो आपने वो कागजों को उसकी अहमियत समझी या उनसे कांटेक्ट किया और उनका डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करना आप चाहते हैं। जब आप उन डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एडिशनल एविडेंस की एक एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। एडिशनल एविडेंस रूल 46A में फाइल होंगे साहब। रूल 46A क्या कहता है, रूल 46A के 4 पॉइंट हैं, ABCD। अब इन चारों में हमको सबसे ज्यादा बी और सी फिट बैठता है, जिनमें हम जनरली अपनी बात रखते हैं। क्या कहते हैं सर, ये एओ ने रिफ्यूज कर दिया हो एडमिट करने से, पहला पॉइंट ए, एओ ने रिफ्यूज कर दिया हो सीआईटी डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने से मना कर दिया हो कि भाई मैं नहीं लेता, जो कि बहुत मुश्किल है आज ये प्रूव करना, क्योंकि जब ऑनलाइन है फेसलेस है तो एओ तो रिफ्यूज कर नहीं सकता। दूसरा पॉइंट, appellant was prevented by sufficient cause called upon to produce by assessing officer। जो चीज मांगी गई थी उसको अपीलेंट ने सोचा कि उसके पास है ऑलरेडी, यानी कि बी और सी दो पॉइंटों में हम आ जाते हैं जहां पर हम अपनी बात रख पाते हैं कि हमने एज्यूम किया था, एओ ने तो मांगा ही नहीं हमसे, एओ ने थर्ड पार्टी से कोई इंक्वायरी की, थर्ड पार्टी से इंक्वायरी करने के बाद उसके बेस पे हमको एडिशन कर दी,
तो हमें क्या पता उस थर्ड पार्टी ने कंफर्मेशन पॉजिटिव दी या नेगेटिव दी। यदि हमें कहते तो हो सकता है हम उनकी स्टेटमेंट का कंफर्मेशन कराने का अरेंजमेंट करते, पूछते, उनसे मांगते। जैसे मैंने किसी पर्सन से माल खरीदा, उसके मैंने पेमेंट करनी है, वो मेरा क्रेडिटर्स है। अब उन्होंने चिट्ठी लिखी एओ ने उनको, अब चिट्ठी उन पे पहुंची या नहीं पहुंची, उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। उस केस में क्या होगा? उस केस में उसने एडिशन कर दी, जो कि गलत है। अब अगर वो कहता तो मैं अपने क्रेडिटर्स को, जिनको मैंने पैसे देने हैं, मैं उनसे कहता कि भाई मुझे कंफर्मेशन दो और एओ को जवाब दो, तो वो ये काम करते। तो ये सब पेपर मैंने बाद में इकट्ठे कर लिए कि मैं फला आदमी के, फला एसएससी के इतने पैसे देने हैं। जो मैंने पैसे देने हैं वो पैसे मेरे, उन्होंने कंफर्मेशन मुझे दे दी। अब ये डॉक्यूमेंट, ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास असेसमेंट ऑर्डर आने के बाद आई, क्योंकि मुझे उसको मांगा ही नहीं गया था। तो जब आया तो मैंने उनको पेपर प्रोड्यूस करना है। किसके पास प्रोड्यूस करना है? कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील के पास प्रोड्यूस करना है। अब जो हमने बात की थी थोड़ी देर पहले कि डॉक्यूमेंट्स जो हमें डिपार्टमेंट से कलेक्ट करने हैं, जिनका आपने इंस्पेक्शन किया था, उनके लिए आपको अगर कॉपी एक एप्लीकेशन लगाएंगे और पर पेज 1 रुपये देना होता है, मिनिमम 100 रुपये आप पे कर दीजिए चालान का, या 500 रुपये पे कर दीजिए, तो आपको सर्टिफाइड कॉपी देंगे जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने असेसमेंट रिकॉर्ड से लेने हैं। और यदि फिर भी नहीं देते तो आप आरटीआई लगा सकते हैं, क्योंकि आरटीआई के अंतर्गत उनको देने ही देने पड़ेंगे। नेक्स्ट मैंने बताया आपको रूल 46A, इसकी एप्लीकेशन जो हम बात कर रहे थे, उसकी एप्लीकेशन आपको अलग से लगानी होगी, इंडिपेंडेंट लगानी होगी। उसमें आपको बताना होगा कि ये क्यों एक्सेप्ट करने चाहिए, क्यों क्रूशियल है, क्यों इंपॉर्टेंट है जस्टिस पाने के लिए। और जब आप ये लगाते हैं जी, मैं एक बार पूछ लूं यहाँ पर, अभी जो हमने बात की रूल 46A की, इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है सर? सर जी सर। जो फॉर्म 35 आजकल, पहले तो हम एप्लीकेशन देते थे, जब फॉर्म 35 अब फाइल करते हैं, उसी में वो डॉक्यूमेंट पूछ रहा था वेदर यू वांट टू ऐड सम अनदर डॉक्यूमेंट अंडर सेक्शन 1 ओनली 46 में, तो उसके साथ यार नहीं है जी, ओके कर देते हैं। तो वो जो लास्ट में जाके डॉक्यूमेंट मांगता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने होते हैं, उसके साथ फिर एप्लीकेशन फिर भी लगानी पड़ेगी साथ में, कि बाद में अगर फॉर्म 35 में लगा दी तो एप्लीकेशन मानी जाएगी? जी, बाद में देखिए ऐसा होता है ना, अब जहाँ पे फॉर्म पूछा जाता है ना, वहाँ पे आप यस लिख दीजिए, फिर वो आगे डिटेल लिखो, डिटेल में 4 लाइनें लिख दो, शब्द लिख दो, टू बी सबमिटेड लेटर ऑन, बस ठीक है जी, और आपका काम स्टार्ट हो गया। अब जिस दिन आपके तैयार हो जाएंगे, कम्युनिकेशन विंडो खुलेगी, आप अपलोड कर देना। नहीं वो अगर हमारे पास अभी हैं, हम 35 के साथ ही लगा के भेज दें, वो तो बहुत अच्छी है सर, मैं तो कह रहा हूँ ना, आप तैयार कीजिए और पहले दिन लगाइए, बहुत अच्छा काम है ये तो वो उसके लिए फिर सेपरेट एप्लीकेशन फिर से लिखनी पड़ेगी? नहीं, उसी में क्लिक हो गया ना। अब जब आप वो एप्लीकेशन मानी जाएगी? नहीं, अटैचमेंट जब आप लगाते हैं तो अटैचमेंट में आप 3-4 चीज लगाते हैं ना, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, ग्राउंड्स ऑफ अपील, रूल 46A की एप्लीकेशन, उसमें लगा दीजिए, और ऐसे ही आप उसके साथ बाकी जो पेपर है वो भी फाइल कर दीजिए अटैचमेंट। तो एप्लीकेशन लगा दे, जनरल एप्लीकेशन जरूर लगाने की वाई दिस डॉक्यूमेंट लगानी पड़ेगी सर, लगानी ही है, क्योंकि लॉ में लिखा हुआ है कि आपको सेपरेट एप्लीकेशन मतलब अलग से अप्लाई करना है, ये कोई आपका हक नहीं है सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं आपको थोड़ा क्लैरिफाई करूँ इस बात पे, आपने अच्छा क्वेश्चन किया। ये कोई हमारा राइट नहीं है कि हमने करना ही करना है, हमको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। ये हमने उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि साहब ये मेरी वजह थी, जिस वजह से जिस म्याद पे मैं पॉइंट पे मैं इसको फाइल नहीं कर पाया, अगर आपने इनको एक्सेप्ट नहीं किया, स्वीकार नहीं किया, तो मेरे साथ अनजस्टिस हो जाएगा। तो जब हम इस तरह की एप्लीकेशन लिखते हैं तभी तो वो उसको स्वीकार एक्सेप्ट करेगा। ये सच है कि 90%, 99.9 केसों में सीआईटी अपील उनको एक्सेप्ट कर लेता है। ओके सर। सर इसी में एक क्वेश्चन था कि जो हमारा इशू आता है ना आजकल 35 सेक्शन में, जो 35 फॉर्म 35 में आता है, एक आता है सेक्शन, मैंने चैट में भी लिखा, एक आता है इशू और एक है ग्राउंड ऑफ अपील। तो इसमें कोई इशू और ग्राउंड ऑफ अपील में नॉर्मली तो हम ज्यादातर सेम डाल देते हैं, पर इसमें कोई डिफरेंस भी है जो टेक्निकली हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए अपील फाइल करते? मैं ना, अगर देखिए सेक्शन पूछा तो आप सेक्शन का हवाला दे दीजिए, उसमें सेक्शन अलग बना है। एक ही बात है सर, ग्राउंड्स ऑफ अपील आप अलग से टाइप, हम क्या करते हैं सर, ग्राउंड्स ऑफ अपील भी वहां टाइप तो करने पड़ते हैं कॉपी पेस्ट करके। आप ग्राउंड्स ऑफ अपील की भी एक अलग से पेपर बनाइए, उसको पीडीएफ अटैचमेंट में लगा दीजिए, साइन करवा के। ठीक है सर, ठीक है जी, एकदम पढ़ी जाने लायक होती है। ठीक है जी, क्योंकि जब सीआईटी अपील भी उनको पढ़ता है तो ग्राउंड्स ऑफ अपील उसको बिल्कुल विजिबल है,
कि ये इस तरह से आपने A4 साइज पे प्रिंट आउट निकाल के क्लाइंट से साइन करवा के लगाई है सर। पर इसमें सर एक इशू ये भी तो आ सकता है कि कई बार ना, अब मैंने पेनल्टी के लिए डाला, फेसलेस में चली जाती है ना आजकल पेनल्टी, वो कहते हैं हमें पूरा फॉर्म 35 भेजो, तो उसमें आपकी ग्राउंड अपील होनी चाहिए। जब हम उनको फॉर्म 35 भेजेंगे ना, तो ग्राउंड अपील अलग से भेजेंगे, वो फिर वेरिफिकेशन में इशू में आएगा, उसमें सामने, उसमें तो फॉर्म में एम्बेडेड दिखेगी, वो एक लेटर अलग से दिखेगी। फॉर्म में भी डालते हैं सर, फॉर्म में भी लिखनी है, अटैचमेंट में भी लगानी है। अच्छा, डबल कर रहे हैं मतलब हम अटैचमेंट भी कर दें, और वो अटैचमेंट मतलब हम मस्ट करेंगे, वो इजी हो जाएगा सीआईटीपी के लिए। हाँ, आपके लिए आसान है ना, क्योंकि बाद में आपने ट्रिब्यूनल जाना है, मान के चलो। मैं तो कहता हूँ हम ऐसे तैयारी करके चलो कि ट्रिब्यूनल जाना पड़ सकता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। भाई आईटीटी की तैयारी करके चलते हैं तो वो अपने आप ही जीत जाते हैं। बिल्कुल जाते हैं ना, जैसे आपने पेपर सबमिट कर दिए सर, तो वो आसान होता जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो ऐसे जी, एक कंडोनेशन ऑफ डिले पे पॉइंट आता है सर। मैं 46A को मान लूं कि समझ में क्लियरिटी होगी सर। जनरली एओ एक्सेप्ट करता है। इसमें एक और चीज बताता हूं, जब भी कोई आप एप्लीकेशन लगाएंगे एडिशनल एविडेंस की, वो उठा के भेज देगा असेसिंग ऑफिसर को अपनी रिमांड रिपोर्ट के लिए। वो क्या प्रोसीजर होता है, पहले जब फिजिकल होता था, मैनुअल होता था, तब हम 2 कॉपी लगाया करते थे सीआईटी अपील के पास। 1 कॉपी अपने पास रहती थी, 2 कॉपी सीआईटी अपील के पास जमा होती थी। सीआईटी अपील उनमें से 1 कॉपी भेज देता था एओ को, नीचे लोकल असेसिंग ऑफिसर को अपने, राइट, प्रॉपर चैनल से। और आगे आपका आपको ऑनलाइन हो गया है, तो 2 कॉपी 1 कॉपी का तो बात ही नहीं है। लेकिन वो जाएगा आज भी असेसिंग ऑफिसर के पास, और जैसे असेसिंग ऑफिसर के पास जाएगा, उसको उसके रिमांड रिपोर्ट बनानी पड़ेगी कि वो कहेगा इसको एक्सेप्ट क्यों ना किया जाए या एक्सेप्ट कर लिया जाए। तो एओ जनरली यही लिखता है कि ये डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट ना किए जाए, लेकिन वो कमेंट लिखता है कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ था। लास्ट में वो अपनी 2 लाइनें लिख देता है कि जो सीआईटी साहब को लगे वो मान लें। इसको बोलते हैं रिमांड रिपोर्ट के लिए भेजना। तो सीआईटी अपील भेजेगा रिमांड रिपोर्ट के लिए एओ को, और जब एओ को आएगा तो एओ आपको कॉल करेगा, आपको मतलब एसएससी को, कि साहब आपने ये एडिशनल एविडेंस दिए हैं सीआईटी अपील साहब में, तो आप मुझे इनकी बाकी ओरिजिनल या वेरिफिकेशन करवाइए। तो वो भी आपको करवाने के लिए मंगाया जा सकता है। और जब वो आपको मंगाएगा तो आपको वहां भी अपने सारे कागज ओरिजिनल दिखाने हैं, या जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जो भी लोकल ऑफिसर चाहे उसको सेटिस्फाई करना है, ताकि वो रिपोर्ट बनाए। और उसकी रिपोर्ट में यदि नेगेटिव पॉइंट लिखे हुए तो उसका आपको रिज्वाइंडर फाइल करना है सीआईटी अपील के पास ही। सीआईटी अपील आपको उसकी रिमांड रिपोर्ट की कॉपी देगा कि साहब देखिए आपने एडिशनल एविडेंस लगाए थे, ये आपने अपनी बातें रखी थी, उस पर मैंने एओ का पक्ष जानना चाहा कि एओ साहब क्या कहना चाहते हैं, एओ मतलब असिस्टेंट ऑफिसर क्या कहना चाहते हैं। अब एओ साहब ने ये पॉइंट रखे हैं, अब आप इस पर क्या कहना चाहते हैं। एक तरह से जो डिपार्टमेंट के असेसिंग ऑफिसर ने, चाहे वो एसीडीसी साहब हो, असिस्टेंट कमिश्नर हो, या डिप्टी कमिश्नर हो, या आईटीओ साहब हो, उनको बताता है साहब वो, और वो अपनी रिपोर्ट देते हैं कि इनके पॉइंट में क्या गलती है और क्यों इनको एक्सेप्ट ना किया जाए एसएससी के। तो आपको अपनी बात रखनी है फिर से दोबारा से, उसको हम बोलते हैं सर रिज्वाइंडर। यहां तक ठीक है सर। अगला पॉइंट मैं लूं सर, कंडोनेशन ऑफ डिले। जी चलते चलिए जी, कंडोनेशन ऑफ डिले क्या हुआ, आप देखिए अभी इसका टाइम, इसमें लिमिट कितनी है सर, 30 डेज की। अब 30 डेज के अंदर हमको इसको क्या करना चाहिए, फाइल करना होता है। लेकिन कई बार क्लाइंट ही भूल गया, क्लाइंट को पता ही नहीं चला, और कई बार तो 140 की इंटीमेशन आती है, कोई डिमांड बन जाती है, उस डिमांड का ध्यान नहीं देता, वहां फंस गए आप कि 30 डेज निकल गए हैं, क्लाइंट को ईमेल नहीं मिली, क्लाइंट को ऑर्डर नहीं मिला, मैसेज मिला तो उसने इग्नोर कर दिया, या मैसेज गलत नंबर पे चला गया। कई बार हमारे यहाँ कंसल्टेंट के नंबर भी रजिस्टर्ड है, नंबर उस नंबर पे चला गया, ईमेल आईडी गलत चली गई, तो कुल मिला के क्लाइंट को ऑर्डर का पता ही नहीं चला। और यहाँ तक भी केस है जब मैनुअल हुए थे, आज से कुछ समय पहले जो मैनुअल टाइम होता था, असेसमेंट में केस होते थे, उनका पता क्लाइंट को अब चलता है 4 साल बाद। कब, जब उसका बैंक अकाउंट अटैच हो जाता है या उसकी पेनल्टी भी लग जाती है। जब पेनल्टी भी लग गई और बैंक अकाउंट अटैच हो गया, तब उसको पता चला कि साहब मेरे खिलाफ तो कोई इनकम टैक्स में केस चल रहा है। इस टाइम में 2 साल 3 साल बीत गए। अब इसके लिए क्या कहें, टाइम तो 30 दिन का है, तो आपको एक एप्लीकेशन बनानी पड़ेगी जिसको हम बोलते हैं कमिश्नर अपील के नाम लगाओगे आप, जिसमें आप कहेंगे कि कंडोनेशन ऑफ डिले, भाई साहब डिले के लिए माफी दें। अब माफी क्यों दें, उसके आपको पॉइंट बताने पड़ेंगे, किस किस वजह से कंडोनेशन दें।
कंडोनेशन जो है वो आपकी कोई लॉजिक होना चाहिए तभी बनेगा साहब। अब क्या क्या हो सकता है ऐसा सोच के देखें। भाई आपको पता नहीं चला, आप बीमार थे, कोई मिसहैपनिंग हो गई, या कहीं ऐसा हुआ जिसकी वजह से आप जा नहीं पाए, या आपके और काउंसिल के बीच में कम्युनिकेशन गैप हो गया, आपने कुछ कहा और क्लाइंट ने कुछ समझा, ठीक है, काउंसिल से पेपर दे दिए, काउंसिल ने कहा कि भाई मैं नहीं कर सकता, अपने आप करा लीजिए। कहीं फीस का इशू रह गया काउंसिल और एसएससी के बीच में, तो इन वजहों से वो अपील फाइल नहीं हुई। एसएससी ने सोचा कि मेरी तो अपील फाइल हो गई, काउंसिल ने कहा कि जब तक आप फीस नहीं दोगे तो मैं अपील क्यों फाइल करूं। ऐसे कम्युनिकेशन गैप भी हो जा सकता है। तो 4-4 साल का, 3-3 साल का डिले कंडोन किया है। अभी सीआईटी अपील जनरली आपको डिले कंडोन अलाउ करते हैं। लॉजिक बहुत हद तक है, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी को बड़ा मोटिवेट किया गया है कि आप एडिशनल एविडेंस भी एक्सेप्ट कर लिया करें और कंडोनेशन ऑफ डिले भी दे दें। लेकिन कई बार मामला टाइट हो जाता है, वो नहीं देते। वो कहते साहब ये कोई वजह नहीं है कि 3 साल से आपको पता ही नहीं चला। जब डिपार्टमेंट आपको आपके नंबर पे मैसेज भेज रहा है, डिमांड मांग रहा है, तो आपको रिफंड का तो पता चलता है कि आपके खाते में पैसे नहीं आए, लेकिन डिमांड का आपको नहीं पता चलता कि डिमांड आपके ऊपर लग गई, तो ये नहीं मानी जाएगी। तो ये दोनों केस हैं, तो हमें बड़ी सावधानी से और अच्छे लॉजिक के साथ जो जेन्युइन रीजन है वो हमें एक्सप्लेन करना चाहिए, उसका कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी देना चाहिए। जैसे किसी केस में कोई पेशेंट, किसी एसएससी को प्रॉब्लम हो गई, मेंटली प्रेशर में आ गया, मेंटली उसके ऊपर बहुत प्रेशर आ गया डिमांड का, तो हो सकता है डिप्रेशन में हो, उसके पास एंजाइटी हो, जिससे वो काम नहीं कर पाया, वो डिसीजन नहीं ले पाया, तो उसकी वजह से भी डिले हो गया। उसकी कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, यानी कि मेडिकल की कोई रिपोर्ट है उसकी, कोई उसको हार्ट की, बीपी की, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी आपको प्रोड्यूस करना होगा। उसने जिस काउंसिल को काम दिया उसको कहीं जाना पड़ गया, उस टाइम में बिजी था, तो इस तरह के सारे इशू आपको खुलकर ओपनली बताने पड़ेंगे। जितना आप स्पष्ट बताएंगे, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ बताएंगे, उतना चांसेस ज्यादा है आपकी कंडोनेशन ऑफ डिले मिलने के। तो वैसे मैंने बताया कि कंडोनेशन ऑफ डिले भी जनरली सीआईटी अपील की स्टेज पे मिल जाती है। पहली स्टेज है ना, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी है ये, तो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी थोड़ा पॉजिटिव लेती है। इसमें आपके बॉम्बे आईटीटी का बहुत फेमस जजमेंट है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का, जो संदीप गोसाई जी हमारे फरीदाबाद से बिलोंग करते हैं, उन्होंने जजमेंट दिया। आईटीटी के बहुत अच्छे मेंबर लर्निंग पर्सन है, तो उन्होंने इसमें 1073 डेज का भी डिले कंडोन किया था के लिए एप्लीकेशन वो हो जाएगा। इसके साथ आपको पेपर बुक बनानी है सर, जो आपने पेपर सबमिट किए थे असेसमेंट के टाइम पे, एक चीज बताइए क्या क्या पेपर थे, कौन से पेपर आपने सबमिट किए, किन पेपर्स को उसने कंसीडर नहीं किया, सभी बातों का आप स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट में लिख चुके हैं, उनकी नंबरिंग कीजिए, प्रॉपर से मेंशन कीजिए, और वो पेपर बुक भी आपने सबमिट करनी है। वो सब पीडीएफ में सबमिट होगी, कहीं कोई हार्ड कॉपी सबमिट नहीं होनी, और आप उस प्रकार से वो कर सकते हैं। इसके साथ आपको आ गया, ये तो हो गया अपील फाइल करने का काम। डिपार्टमेंट ने जो डिमांड निकाली है उसके लिए आपको स्टे ऑफ डिमांड भी लगाना पड़ेगा। स्टे ऑफ डिमांड, यदि आपने 20% उसका जमा करना है, यदि आपके पास 20% जमा करने के लिए फंड्स नहीं है, जो डिमांड आई है, तो आपको उसके लिए एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी कि साहब मेरे पास फंड्स की एफिशिएंसी नहीं है, फंड नहीं है, एबिलिटी नहीं है कि मैं फंड जमा कर सकूं, फाइनेंशियल क्राइसिस है, तो वो आपको प्रूव करना पड़ेगा विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, तो वो आपको डिले दे सकता है। जनरली जो नियम इन्होंने सीबीडीटी सर्कुलर को फॉलो करते हैं, यदि 20% से कम जमा हुआ है तो इससे जल्दी से ग्रांट नहीं करते हैं, तो उसके लिए लेकिन आपको एप्लीकेशन फाइल करनी है और कुछ पेमेंट भी जमा करनी पड़ सकती है। ऑल्दो एलजी एंटरप्रेन्योर्स का डिसीजन है जो कहता है कि साहब 20% जमा कराना कोई मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है, जैसा आपको ध्यान हो जीएसटी में है कि 10% शायद जमा करनी होगी तभी आप जीएसटी में अपील फाइल कर सकते हैं। इनका ऐसा नहीं है, इनका आप 20% का मेंशन किया हुआ है, लेकिन यदि आपने 20% छोड़िए, 1 रुपए भी जमा नहीं किया, तो अपील वालों को इससे कोई मतलब नहीं है कि आपने डिमांड का कितना पैसा जमा किया, कितना नहीं किया। ये मैटर असिस्टिंग ऑफिसर का है जो कि रिकवरी के लिए आपको एक्शन लेगा जी। तो ये हो गई सर स्टे ऑफ डिमांड बिफोर द असिस्टिंग ऑफिसर या सीआईटी पीसीआईटी ऑफ द योर जुडिशियल इनकम टैक्स ऑफिस। सर स्टे ऑफ डिमांड में कोई पॉइंट सर? सर एक बार सुन नहीं पाया, प्लीज रिपीट करिए। डिले कंट्रोल का पीरियड, टाइम पीरियड क्या है सर? देखिए डिले कंडाउन करने के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है कि आप 10 दिन डिले भी करना हो सकता है और 1073 दिनों का 1073
ज्यादा डिले आपके सर आवाज ब्रेक हो गई, सुन नहीं पाया। मैक्सिमम टाइम क्या है सर? मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है सर। मैं बताऊं 4 साल 7 साल का टाइम में डिले हुआ है। अभी हमने एक आईटीटी का केस गवाया मैंने ट्रिब्यूनल में, मेरा 7 साल का डिले था अपील फाइल करने का, उनको भी उन्होंने कंडोन किया था। आपके ग्राउंड्स, आपने जो बात अपनी रखी, डिले हुआ क्यों? बोनाफाइड रीजन होना चाहिए आपके पास कि साहब ये वजह थी जिसकी वजह से डिले। हमने अभी एक केस में लैंड एक्विजिशन ऑफिसर का केस था गुड़गांव वर्सेस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, हमें जो डिले है 7 ईयर से ज्यादा हो गया था, अपील एसएससी ने फाइल नहीं की थी, तो 7 सालों का डिले भी उन्होंने कंडोन कर दिया। और यदि सुप्रीम कोर्ट अपनी बात पे आता, हाई कोर्ट अपनी बात पे आते हैं, तो 10 दिन का डिले के लिए भी आपसे रीजन मांग लेते हैं कि 10 दिन कहाँ थे आप, और उसको भी नहीं करते। तो डिले को डिपेंड करता है आपके सर्कमस्टांसिस क्या है। तो मैंने आपको बताया सीआईटी अपील, कमिश्नर अपील जनरली एक्सेप्ट लेते हैं डिले को और वो अलाउ कर देते हैं, क्योंकि 143(1) की जो इंटीमेशन आती है अभी उसका पता ही नहीं चलता कि वो डिमांड भी आ गई है, क्योंकि असेसमेंट में कम से कम असेसमेंट तो होती है, वो तो क्लरिकल मिस्टेक पे ऐड करके दे देता है, डिमांड खड़ी हो जाती है हमारी। मेरी बात समझ रहे थे आप? जी सर, थैंक यू वेरी मच सर, है ना? थैंक तो यू। टाइम लिमिट कोई इशू नहीं है, आपका लॉजिक और पॉइंट जो आपने एप्लीकेशन बनाई वो अच्छी होनी चाहिए, मतलब ठीक होना चाहिए, और उसको कहीं डॉक्यूमेंट एविडेंस हम दे सकें। सर जी सर, एक जो स्टे ऑफ डिमांड के लिए इशू है वो तो है, पर एक इशू जब रिटर्न में आता है कि उसमें पूछता है अगर आपने रिटर्न फाइल ही नहीं की, चाहे 148 का नोटिस के अगेंस्ट हो, चाहे 143(3) का केस हो, मान लीजिए कोई एक्स पार्टी केस हो गया, तो उस केस में रिटर्न फाइल नहीं की, हम उसके अगेंस्ट जब अपील करते हैं तो उसमें कोई ऐसा इशू आता है कि एडवांस टैक्स जितना होना चाहिए उतना पे करना ही पड़ेगा पहले रिटर्न फाइल करने से? वो एक पॉइंट पर थोड़ी सी कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। एक दो केस ऐसे हैं जो एक्स पार्टी हो गए, रिटर्न फाइल ही नहीं की हुई बंदों ने, वो डिमांड है हैफ्टी। नहीं सर, सर डिस्कनेक्ट हो गए बीच में। हेलो हेलो मैसेज करता हूं। जी आप बताइए सर। पता ही नहीं चलता कोई अपने सर आपका 2 जगह ऑन है। एक जगह मुझे लीव करना पड़ेगा, ये पहले वाला भी कनेक्ट है क्या? हाँ, आपके दोनों कनेक्ट है, वो इको हो रही है। एक को मैं लीव करता हूँ सर, एक को लीव करता हूँ। जिसको सबसे कमजोर समझोगे उसकी सबसे बढ़िया सिफारिश उसको जबरदस्ती चला रहे थे, हाँ उसका बैठता है ना कुछ भी नहीं सकता। तिवारी एसोसिएट के नाम से एक आईडी है, वो कृपया पर माइक कर लें। तिवारी एसोसिएट के नाम से एक आईडी है, माइक म्यूट कर लीजिए, माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज अपना। आपकी आवाज बीच में आ रही है, आपकी आवाज बीच में आ रही है, आप माइक म्यूट पर कर लीजिए आप। अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो अलग बात है। जी हाँ जी सर। सर मेरी वॉइस आ गई सर? हाँ जी, हाँ जी, ऑडिबल सर। एक मिनट आवाज देख कर। जो .8 में डिटेल ऑफ टैक्सेस पेड में आ जाता है ना सर, अगर रिटर्न फाइल की है वो ठीक है, अगर नहीं फाइल की 9 नंबर पॉइंट में कहता है ना
एडवांस टैक्स एज पर सेक्शन 249(4)(b) आपने पे किया कि नहीं किया। तो वो इशू आपकी बात अब आवाज आ रही है तो ठीक, अब ज्यादा क्लियर नहीं है। अभी क्लियर नहीं है वाले फोन से तो कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं दूसरे फोन से मैं दोबारा कराऊंगा। नहीं ठीक है सर, ऑडिबल। हाँ इसमें बात करते हैं सर, कंटिन्यू। क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा सर। रिपीट करूं सर क्वेश्चन? हाँ सर एक बार रिपीट कर दें क्वेश्चन। सर इशू ये था कि जब डिटेल ऑफ सेक्शन पेड डालते हैं ना, हमने रिटर्न फाइल की अपील फाइल करते हैं, तो उसमें जो कॉलम आता है वेयर अगर आपने रिटर्न फाइल की है, मान लो एक्स पार्टी केस हो गया, एक्स पार्टी केस हो जिसमें रिटर्न फाइल किया तो वो सिंपल गवर्नमेंट नंबर मान लेता, खत्म हो। एक एक्स पार्टी केस हो गया जिसमें मान लो 50 लाख की डिमांड निकल गई पर उसकी कोई रिटर्न नहीं फाइल हुई। ऐसे बहुत सारे केस हुए हैं, 14, 13, 14, 14, 15 वाले बहुत सारे हुए हैं। तो उसमें हम वहां तो नील करते हैं, फिर वो 9 नंबर कॉलम में पूछता है वेयर नो रिटर्न हैज बीन फाइल्ड बाय द अपीलेंट for the assessment year whether an amount equal to the amount of advance tax as per section 249 subsection 4b of the income tax act 1961 has been paid। तो ये जो कॉलम है ये एक्टिव हो गया क्योंकि रिटर्न फाइल नहीं की। तो अब ये फिर इशू क्रिएट हो जाता है सर इसमें एडवांस टैक्स का। मान लो एडवांस टैक्स हमने एडवांस टैक्स तो 100% दी। एक तो सर डिस्टर्बेंस आ रही है बीच में। एडवांस टैक्स की लायबिलिटी नहीं है ना आपकी। सर वही एक ये इशू जब आता है तो उसमें वो आ गया ना सर। अब तो उन्होंने तो डिपार्टमेंट ने 50 लाख निकाल दी डिमांड और 234 BC सारे इंटरेस्ट निकाल। नहीं उससे कोई एडवांस टैक्स जमा नहीं करना आपको उसका। ठीक है जी, कुछ जमा नहीं करना सर, वो तो डिमांड है उनकी, हमने थोड़ी ना मानी है। तो फिर सर वो कॉलम का इशू कब वो रिटर्न तो वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। अभी बहुत सारे एसएससी ऐसे भी हैं साहब जो टैक्स रिटर्न फाइल कर देते हैं और टैक्स जमा नहीं करते। टैक्स जमा नहीं करते। चार्जर लगेगा इससे कम चल रहा सर। हमारी आवाज तो ठीक आ रही थी भाई। हाँ जी बढ़िया आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है जितेंद्र वधवा जी, बहुत बढ़िया आवाज आ रही है। ठीक है सर। वो कॉलम पर वो कॉलम शुरू ये होता है कि अगर रिटर्न नहीं फाइल की तो इसलिए डाउट है ना जी। नहीं कोई बात नहीं सर, उसमें निल हो गया ना, बनता ही नहीं हमारा। यस कर दो भाई, जो ड्यू ही नहीं है तो जमा कहाँ से करेंगे। नोट एडवांस टैक्स का दो बातें मैं बताता हूँ। एडवांस टैक्स वो कहता है कि इस साल का कोई एडवांस टैक्स बनता, वो तो हमारे को बनता ही नहीं है ना सर। तो इसका मतलब सर ये भी हो सकता है कि अगर 4 पॉइंट है, हम एक पॉइंट को मान रहे हैं कि एक्सेप्ट करते, उस पर अपील नहीं करते, 3 ग्राउंड पर जा रहे हैं, तो उसका टैक्स पे करना पड़ेगा फिर एडवांस टैक्स। वो तो करना पड़ेगा सर, बिल्कुल ठीक। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। अभी एक और चीज बताता हूँ। अगर आपका कोई ग्राउंड ऐसा है जिसपे आपने नहीं जाना, उसका टैक्स आप 30 दिन के अंदर जमा करा दीजिए। अगर हमने रिटर्न भी मत लीजिएगा। अगर रिटर्न नहीं फाइल की तो, अगर रिटर्न फाइल की हुई है तो फिर हम वो जाओ वाले देख लेंगे टैक्स नहीं रिटर्न फाइल की। देखिए दो आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा किया कि मान लीजिए एडिशन हुई असेसमेंट ऑर्डर में 4 पॉइंट पे। हाँ जी हाँ जी। एक पॉइंट आप कहते हैं भाई ये तो मानना ही था, इसमें तो एडिशन बनती है, तो उसको आप ग्राउंड्स ऑफ अपील में भी नहीं लेंगे। बिल्कुल जी। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट में आप कह सकते हैं कि साहब ये एडिशन हुई थी और ये हमने एक्सेप्ट कर ली। ठीक है जी। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट में आप अपनी बात कह सकते हैं ये वाली, ठीक है जी। साहब ये एडिशन हुई थी और हमने एक्सेप्ट कर ली, इसका पे टैक्स कर दिया, तो ये चैप्टर क्लोज हो गया, है ना। और इसको आपने ग्राउंड्स ऑफ अपील में नहीं रेज करना है। क्यों? आप पूछिए क्यों। अब एक बार कई बार ऐसा होता है, मैं एक देता हूँ कि किसी एओ ने एडिशन करी किसी पॉइंट पे, राइट। अब हमें पता है कि एडिशन ज्यादा हो सकती थी, लेकिन उसने जितनी की है उतने में काम चल रहा है, तो हमने क्लाइंट को कहा कि भाई साहब इतने पे रहने दो, इसके पेपर अगर आप और ज्यादा दोगे तो आपको दिक्कत आने वाली है। उस केस में हमने वो पॉइंट ग्राउंड ऑफ अपील में लिया ही नहीं, क्योंकि हमने कैलकुलेशन समझ ली थी। अब अगर हमने लिया नहीं तो सीआईटी अपील उस पर कंसिडर नहीं करेगा, क्योंकि वो उसकी अपील का इफेक्ट का पार्ट ही नहीं है, हमने उसको उसका पार्ट ही नहीं बनाया। उस पर काम हो सकता है तो 263 में असेसिंग ऑफिसर सीआईटी कर सकता है, लेकिन सीआईटी अपील उसको नहीं कुछ करेगा, क्योंकि आपने उसको ग्राउंड्स मांगी नहीं है। तो जिन पॉइंट्स पे आपको लगता है कि इनको नहीं हाथ लगाना, उनको बिल्कुल मत टच कीजिए। और ये अच्छा क्वेश्चन है कि दो, मान लो 3 हैं 2 हैं, जितने आपको लगते हैं उनको छोड़ के टैक्स जमा करके बाकी एक ही ग्राउंड उठानी, एक उठाइए। टेक्निकल ग्राउंड आप सारे उठाएं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है जी। कंडोनेशन ऑफ डिलीवरी,
सर एक जी मिनट, राकेश गुप्ता जी कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं। राकेश गुप्ता हाँ बलरामपुर हाँ कहें से। ना सर, कहें, बिल्कुल। मैं तो चाह रहा हाँ हूँ कि थोड़ा इंटरेक्टिव बने। हाँ सर सर, प्लीज। एक क्वेश्चन स्टार्टिंग में आपने कहा था, एक नोएडा के बिल्डर का केस बताया था, वो हाँ आवाज नोएडा फैसिलिटी। एनसीआर का है सर, एनसीआर का नाम नहीं लिया मैंने। हाँ, तो सर ऐसे ही रिलेटेड शायद मेरा भी केस हो उसी से। उसमें भी कि उसमें ये था कि नोएडा का बिल्डर ने एग्रीमेंट किया मेरे क्लाइंट से, जी और उसमें उनके यहाँ रेट पड़ी और उनके यहाँ कुछ कैश की चिट मिली। बिल्कुल ठीक है सर। तो अब उन्होंने, हम लोग यहाँ पे आईटीओ ने केस लगाया जो है, और उसमें उन्होंने ऑर्डर कर दिया, टैक्स लगा दिया। तो क्या सर ठीक है उस सर, पे हमको अपील में रिलीफ मिल सकता है उसमें? बिल्कुल मिलेगा सर। मैं आपको अभी जजमेंट बताता हूँ। आईटीटी चंडीगढ़ की 1 अप्रैल 2025 की जजमेंट है, कल परसों की। जी बिल्कुल सेम मैटर पे, लगभग जो आप बता रहे हैं लगभग सेम मैटर। भाई साहब हमारी रजिस्ट्री हुई मान लीजिए 40 रुपए में, जी एग्जाम्पल ले रहा हूँ सर, राइट। और 40 लाख रुपए में था मान लीजिए, और 2 करोड़ 58 लाख का लिखा हुआ कागज मिल गया। जी अब वो कहता है जी इसमें इतना कच्चा इतना पक्का सब कुछ तो लिखा हुआ है, छापे में जो सर्च के टाइम मिला जी 153A में असेसमेंट हुई थी। तो ये जो पेपर मिले, ये अब मान लीजिए मैंने क्या कहा जिसके बेस में छूट मिली, आपको जिन बातों का ध्यान रखना है कि साहब जी अगर कोई पैसा लिया और दिया गया जी तो मुझे, जो आदमी ऐसा कह रहा है, मैं उससे क्रॉस एग्जामिनेशन कराइए। मैं आपको जी एक जजमेंट बताता हूँ, अंडमान टिम्बर्स का, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, बहुत फेमस है और बहुत यूज हुआ। उसके बेस पे ही हम है एक्साइज का ये एक्साइज का जजमेंट है, ना कि इनकम टैक्स का। लेकिन उसके बाद इनकम टैक्स में केपी वार्ष्णेय और बहुत सारे जजमेंट है जिनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बाद में कहा कि अगर कोई चीज क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका नहीं दिया तो ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन हो गया। यहाँ पे आपको बात कहनी है कि सब कौन कह रहा है कि कैश लिया और दिया गया, बिल्डर के यहाँ क्या कागज मिला उसका मुझे क्या पता उसने क्या लिख लिया। जी भाई उसने, और जो मैंने तो उसको रजिस्ट्री करवाई थी 40 लाख में, जो कि मार्केट का सर्कुलेटर मार्केट की वैल्यू है, मैंने उतने भी जमीन खरीदी। अब कोई जी आदमी अपने यहाँ किसी और का कच्चा लिख के मेरा नाम डाल देता है, उसके लिए मैं जिम्मेवार कहाँ से हो गया। एक बात, यदि कोई बिल्डर ने ऐसा कहा है कि मैंने उनको पैसे दिए, वधवा जी ने उनको पैसे दिए कच्चे के 2 नंबर के, तो उनका मुझे सामने करवाइए, मैं उनसे क्रॉस जी एग्जामिनेशन करना चाहता हूँ। और क्रॉस एग्जामिनेशन करने के लिए उनको लोकल ऑफिसर में भेजा जाए, और यहाँ पे आने का भी कोई खर्चा है वो मैं देने को तैयार हूँ। आप बताइए क्या कॉस्ट है मेरे को, लेकिन जी क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका प्रोवाइड करवाइए, अपॉर्चुनिटी ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन आपको देनी होगी। ये मेरा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का बेसिक प्रिंसिपल है कि अगर आप किसी के एलिगेशन के बेस पर मुझ पर कोई पेनल्टी लगाने जा रहे हैं, मुझको कोई लॉस देने जा रहे हैं, तो मुझे उस आदमी से जानने का हक है साहब। जी राइट, वही सब तो पैसे जो दिए, जो एग्रीमेंट में लिखे हुए, वो बैंक स्टेटमेंट लगाया, सारी चीजें दी, उन्होंने माना कि उनके यहाँ चिट मिली हुई है, इस इसमें वजह 2-3 से चीजें आपको। बताता हूँ सर। अगर एग्रीमेंट पे आपके साइन है, देखो अब आपने अच्छा क्वेश्चन किया है, हम इसी पे डिस्कस कर लेते हैं कि यदि कोई बिल्डर के यहाँ एग्रीमेंट में मिल गया कच्चे वाला, अब बात बदल गई। एक है लिखा हुआ मिल गया कागज पे, वो तो हो गया लूज पेपर पे। एक है प्रॉपर एग्रीमेंट था। नहीं, एग्रीमेंट नहीं था सर, एग्रीमेंट जो था उतने पैसे, नंबर 1 के ही एग्रीमेंट थे, नंबर 2 का कोई एग्रीमेंट नहीं। हाँ तो फिर नहीं माना जाएगा ना, फिर वो तो लूज पेपर वो हो कह गया रहे ना, उनके तो अच्छी, अपने पास हाँ, कह रहे नोटिंग की लूज है। पेपर मिला। जी जी, उन्होंने जहाँ कह पे रहे हैं कि नोट, हमारे पास लूज पेपर। देखिए 2 चीजें, अगर तो पक्का एग्रीमेंट कच्चे वाला, अब आप समझिए, जो अगर एग्रीमेंट हुआ था 100 रुपए का, वो वाला पेपर मिल जाए तो दोनों के साइन मिल गए तो उसकी वैलिडिटी है। अगर उसमें मेरे साइन नहीं है और वो डॉक्यूमेंट फोटो कॉपी है तो भी उसकी वैलिडिटी नहीं है साहब। नहीं, वैसा कुछ नहीं था सर। नहीं, वैसा सर, आवाज क्लियर नहीं है। आवाज क्लियर नहीं है। हेलो जी जी सर। जी, मेरे को लगता है म्यूट हो गया था कुछ गलती से। मैंने कहा जी अगर कोई कागज पे लिखा हुआ है तो वो लूज एंड डम डॉक्यूमेंट है, उसकी कोई जी वैल्यू नहीं है। लेकिन यदि जी। कोई एग्रीमेंट ही मिल गया जिसपे बायर के और सेलर के दोनों के साइन है, हम्म, और वो एग्रीमेंट की फोटो कॉपी नहीं है, ओरिजिनल है वहां पे, तो फंस जी। जाएंगे। हाँ लेकिन एक फोटो कॉपी है तब भी हम कह सकते हैं वैसा फोटो कॉपी की ओरिजिनल प्रोड्यूस की जाए, क्योंकि नहीं, ऐसा फोटो कुछ नहीं है सर, फोटो लूज कॉपी तो पेपर ही एक्सेप्टेबल पर। नहीं है ना, जी जी फिर इंडियन एविडेंस एक्ट तो लगेगा ना जी। जी जी। तो इसलिए बिल्डर वाले केसों में बहुत सारों में आपको छूट मिलने वाली है, मिलती है, बहुत जजमेंट हमारे फेवर में साहब। थैंक यू सर, इसमें अपील करते हैं फिर सर। हाँ बिल्कुल अपील करनी चाहिए सर। अपील, मैंने तो एक बात देखी, जितना आप लिटिगेशन में रहेंगे केसों में, उतना जी आपको सक्सेस रेट ज्यादा मिलने के चांसेस हैं। अदरवाइज टैक्स तो पे करना ही करना है, पेनल्टी भी लगनी है। जी।
मैंने 3-4 चीजें कर ली सर। मैंने कंडोनेशन ऑफ डिले कर लिया और 46 एप्लीकेशन कर लिया। पेपर बुक की हमने बात कर ली कि जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने एओ के पास जमा किए हैं उन सब की कॉपी नंबरिंग के साथ, और जो आपके सपोर्ट में हैं जिसको आप कहते हैं कि एओ ने नहीं सुना, एओ ने नहीं सुना, उनको आप लगाइए सर। उनके नंबर करके सीक्वेंस करके उनकी भी पेपर बुक बना के आपने सबमिट करनी है। एक हमने स्टे ऑफ डिमांड की बात कर ली। एक और इसमें होता है, इसमें पेनल्टीज का नोटिस साथ साथ आ जाता है। आजकल असेसमेंट ऑर्डर में वो मेंशन करना कंपलसरी है, वो मेंशन कर देते हैं और साथ में नोटिस इशू कर देते हैं आपको। तो जैसे ही उन्होंने नोटिस इशू किया उसका आपको जवाब देना पड़ेगा। उस नोटिस के जवाब में क्या बात होगी, एक, अगर तो वो पेनल्टी कंसीलमेंट की पेनल्टी है, यानी कि कंसीलमेंट की पेनल्टी है, क्वांटम का टैक्स लग गया और कंसीलमेंट के लिए आपको पेनल्टी का नोटिस आ गया, तो इसको कैप्टन एब्योंस के लिए आपको एक एप्लीकेशन लोकल जाओ को फाओ को लगानी पड़ेगी। जो पेनल्टी का नोटिस आता है फेसलेस, तो उसको आपको ये एप्लीकेशन फाइल करनी होगी। वहां पे आप अपने जो सीआईटी अपील के पास आपने अपील फाइल की है उसकी कॉपी प्रोड्यूस करेंगे, ग्राउंड्स ऑफ अपील प्रोड्यूस करेंगे और आप उसको कैप्टन एब्योंस करवाने की एप्लीकेशन दे देंगे। लेकिन यदि ये पेनल्टी इससे रिलेटेड नहीं है, ये पेनल्टी आपकी अलग है, यानी कि ऑडिट फाइल ना करवाने की है, रिटर्न फाइल लेट करने की है, या आपने कोई अनसिक्योर्ड लोन कैश में लेन देन किया, तो इस तरह की कोई पेनल्टी है, या आप हियरिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया तो 271D की कोई पेनल्टी लगी, इस तरह की कोई अलग पेनल्टी है, तो उसका आपको ये कहने से काम नहीं चलेगा कि मैटर अपील फाइल की हुई है और हम बाद में जवाब देंगे। वहां पे आपको प्रॉपर अप्लाई अलग से दे रही है। और एक और ध्यान रखिएगा, पेनल्टी प्रोसीडिंग आर ऑलवेज सेपरेट फ्रॉम द असेसमेंट प्रोसीडिंग। ये मान लेना कि जी हमने तो ये पेपर पहले दिया हुआ है, पेनल्टी प्रोसीडिंग में दोबारा से क्यों दे ना, आपको हर पेपर दोबारा देना है, क्योंकि पेनल्टी प्रोसीडिंग अलग चल रही है और असेसमेंट प्रोसीडिंग अलग चल रही है, ये अलग हुई थी, तो आपको सारे पेपर पेनल्टी में भी देने ही हैं। और कौन सी चीज कैप्टन एब्योंस रखनी है, मैंने बताया, जो कंसीलमेंट ऑफ इनकम के मैटर की पेनल्टी है उसके लिए आप कैप्टन एब्योंस रख सकते हैं। बाकियों के लिए आपको, जिसको हम स्थगित करना कहते हैं ना, कुछ समय के लिए स्थगन दे दो, बाद में सुनेंगे जब सीआईटी साहब का फैसला आ जाएगा, तो वो वाली चीज है। दिनेश श्रीवास्तव जी का प्रश्न है सर एक आपको जी। जी सर जी। जौनपुर से है दिनेश श्रीवास्तव जी, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को सर। जी सर नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। जी सर, मेरा प्रश्न है, मुझे आईडीटी सबमिट करना है 36 जो है, सेकंड अपील। जी 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 सर, तो उसके बारे में कुछ जानकारी दे दीजिएगा जब आपको सुविधाजनक। बताया ना सर, क्या क्वेश्चन क्या है? नहीं, हमको सबमिट करना है, क्योंकि जब मैनुअली सबमिट होता था तो 20 साल पहले मैंने सबमिट किया था। दिनेश सर, अब आपको ऑनलाइन सबमिट करना है, पहले ऑनलाइन सबमिट करना है, उसका प्रोसीजर क्या होगा, कैसे करना है, कुछ गाइड करिएगा। जी मैं बता देता हूँ। जैसे आप फॉर्म 35 फाइल करते हैं, ऐसे फॉर्म 36 फाइल आपने करना है, और फाइल करने के बाद 3 सेट में कॉपी, 2 डबल बेंच की, एक अपनी कॉपी और एक डीआई की, आपको डिपार्टमेंट में सबमिट भी करनी चाहिए, आईटीटी ऑफिस में भी। जी जी। कोशिश करिए सर। पहले कितने सबमिट होते हैं, जो पहले आपने स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट किसी को म्यूट होना पड़ेगा सर। ऐसा है जितेंद्र, दिनेश कुमार जी, आप क्या करें, जब जितेंद्र वधवा जी बोले तो आप म्यूट कर लेंगे तो इको नहीं होगा। ओके सर, थैंक यू। हम म्यूट कर दें? हाँ सर। ठीक। जब आपको बोलना हो तो आप वो कर दीजिएगा। जी मैंने आपसे कहा जो फॉर्म 36 है उसको आपको ऑनलाइन फाइल करना होगा। ऑनलाइन फाइल करने के बाद जैसे आप पहले सबमिट करते थे मैनुअल, उसमें आपको मैनुअल कॉपी भी देनी पड़ती है आईटीटी में। आपकी जहां भी आईटीटी लगती है उसमें वही आपको फॉर्म 36 के साथ सीआईटी अपील के ऑर्डर की कॉपी देनी है, असेसमेंट ऑर्डर की कॉपी देनी है, ग्राउंड्स ऑफ अपील फाइल करनी है, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट फाइल करना है, पावर ऑफ अटॉर्नी फाइल करनी है, और चालान का जो फीस का है वो भी देना है। ठीक है सर? आप अनम्यूट करके जवाब दीजिए। हाँ, अब अनम्यूट करना पड़ेगा, और जब वो अनम्यूट करेंगे तो जितेंद्र जी आपको म्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि आप दोनों की आवाज गूंज रही है। जी सर। ये नया कोई टेक्निकल इफेक्ट आ रहा है। चालान सबमिट करने है। नहीं सर, कोई और दूसरा माइक खुला हुआ है जिसकी हो रहा है, या फिर हो सकता है दिनेश कुमार जी के पास से दो जगह दिनेश कुमार जी के पास 2 नहीं है, अपने माधवा जी के पास 2 माइक खुले हैं यहाँ पर। नहीं अब नहीं, ऐसा मेरे पास तो एक और कोई खुला आपके आसपास कहीं? एक कोई मेरे पास तो नहीं है। चलिए ठीक, कोई बात नहीं। दिनेश जी आप पूछ
आपका क्वेश्चन का जवाब हो गया सर? जी सर, कोर्ट फीस कितनी जमा करनी है उसमें? कोर्ट फीस क्या जमा करनी है सर, पूछ रहे हैं। देखिए, अगर पेनल्टी का नोटिस है तो 500 जी, अगर पेनल्टी का नोटिस है तो 500 रुपीज की है, जी। और अच्छा सर, क्वांटम है तो डिपेंड करता है उसके ऊपर। आप 10,000 पे मैक्सिमम है। जी ठीक, ओके, थैंक यू सर। राजेंद्र गुप्ता जी हैं, वो क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। जी सर गुप्ता जी। ये पूछना था, ये जो आपने 20% बताया, ये टैक्स का जमा कराना है या टोटल डिस्प्यूट डिमांड निकली हुई है उसका जमा कराना है? जो 156 का एक नोटिस आता है सर आपको, उसमें मेंशन होता है, तो गवर्नमेंट डिमांड कहती है नोटिस उसका 20%। 156 का जो डिमांड नोटिस है उसमें टोटल डिमांड होती है, उसका उसका 20%। 20% जमा कराना है या टैक्स का कराना है? ना, उसका 20% सर, उसमें इंटरेस्ट भी आ गया, 234A, B, C का इंटरेस्ट भी आ गया ना आवाज सर। नहीं आ रही आपकी। वो ये कह रहे हैं, हेलो जी, वो ये कह रहे हैं कि जो आपके पास डिमांड नोटिस में जो फाइनल डिमांड है उसका 20% जमा कराना है। बिल्कुल ठीक। उनको लगता है गुप्ता जी को आवाज सुनाई नहीं दे रही, जितेंद्र जी की आवाज बढ़िया आ रही है। आवाज कट रही है बॉस। मैं ये कह रहा हूँ राजेंद्र जी, हेलो, आप दो जगह से तो ठीक है, राजेंद्र बताइए जी, आप शैलेश जी। सुन रहे हैं अगर मेरी आवाज? राजेंद्र जी, आप आवाज सुन रहे हैं हमारी? अभी आई है जी। ये हाँ, मैं ये कह 20% टोटल डिमांड का टोटल जमा डिमांड कराना का है 20% या जमा टैक्स का करना जमा है। कराना है? नहीं, टोटल डिमांड का जो फाइल टोटल है उसका 20% जमा कराना है। जो डिमांड नोटिस में होती है 156 में जो हाँ, जो डिमांड फाइल नोटिस। डिमांड होगी, हाँ फाइल डिमांड जो भी आ रही हो ठीक है, उसका ठीक। 20%। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन सर, कोई पूछना चाहता हूँ? अभी एक क्वेश्चन किसी ने पूछा था, केस का नाम बता दीजिए, मैं वो दे देता हूँ अभी। चंडीगढ़ को रूपेंद्र जी नहीं पहुंचा। हाँ, वो मैं दे रहा हूँ। ये हरविंदर जी के नाम से केस, अभी जजमेंट आई, आप नोट कर लेता इसका। ITT चंडीगढ़, हरविंदर कौर वर्सेस ACIT सेंट्रल सर्कल 1 लुधियाना। मैं कॉपी भी इसके ऑर्डर की भेज रहा हूँ सर को, शैलेंद्र जी को शेयर कर देंगे सर। आप सब मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं भेज दूंगा उनको। हाँ, मैं व्हाट्सएप करूंगा। ये ऑर्डर की डेट है एंड अनाउंसमेंट की 1 अप्रैल 2025, चंडीगढ़ ITT। अपील नंबर लिख लें 691 एंड 692 2023। सर अपील नंबर दोबारा बोलना सर। अपील नंबर 691 जी 692 जी। CHD चंडीगढ़ मतलब, और 2023। सर मैं खुद लुधियाना से ही हूँ सर, उसी का केस। मैं आपको शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप में, वो ग्रुप में शेयर कर देंगे सर। मैं अभी कर भी दूंगा थोड़ी देर में ही। नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ कि मैं लुधियाना से ही हूँ, ये लुधियाना की केस हो गया ना सर। जी जी जी, लुधियाना का। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार जी, नमस्कार। थैंक यू। और कोई क्वेश्चन सर किसी का पूछना हो? कोई CIT पहला अपील पे टॉपिक, CIT अपील पे कोई पॉइंट हो तो मैं बताऊं सर, या ITT पे हो तो मैं बताऊं सर, कोई क्वेश्चन करे तो सर बताना सकता हूँ। या कोई इशू जो मुझसे छूट गया हो। लगभग 1 घंटा पूरा हुआ सर। नहीं, आपका काम तो बढ़िया चला है पूरे। हरिओम जी कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? हरिओम जी, सर मोबाइल नंबर शेयर कर दीजिएगा। 9899 मैं सर कुछ बोलना मैं चाहता हूँ। 99 हाँ पूछिए। 2128 जी 72। थैंक यू सर हरिओम जी प्रश्न कर लीजिए अपना। हरिओम जी प्रश्न कर लीजिए। हाँ सर नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। सर कुछ जी हरिओम जी। जानकारी सर मिल जा रही है जी। तो मैं कौन बात से फिलहाल करता हूँ। हाँ फिलहाल अभी कोई जानकारी इसकी ठीक है, धन्यवाद सर। ठीक, कोई बात नहीं, आप म्यूट कर लीजिए अपना माइक्रोफोन। और कोई क्वेश्चन किसी का? सर ये ITAT में स्टे की क्या पोजीशन है? जी, ITT में स्टे के लिए देखिए 2 बातें हैं। आपको स्टे के लिए MA डालनी होती है। MA का मतलब मिसलेनियस एप्लीकेशन।
इसकी सुनवाई फ्राइडे को होती है जी। उसमें अगर आपका पैसा जमा है और आपको लगता है कि आपका केस डिपार्टमेंट डेट ले रहा है, जनरली वो क्या करते हैं, आपको नॉट टू प्रेस करके ऑर्डर पास कर देते हैं। जनरली आईडीटी के टाइम पे आजकल डिपार्टमेंट रिकवरी के लिए पैसे नहीं डालता। अगर आपका सीआईटी पे से हो गया, अगर पैसे डाल रहा है कि साहब देखिए पैसे जमा कराइए हमें, इसलिए उन्होंने पैसे डाला है, तो आपको नोटिस उनको लेके जाना पड़ेगा, नोटिस दिखाना होगा। उसके बाद वो उनको डायरेक्शन देते हैं या आपको डायरेक्शन देते हैं कि आपने 20% पहले किया हुआ है, आप टोटल 50 कर दीजिए, 40% जमा कीजिए, 60 कीजिए, डिपेंडिंग ऑन द आपके केस फैक्ट क्या है। सर ये आप अपील फाइल करने के बाद प्रेशर डालते हैं वहाँ पर, तब हम एप्लीकेशन फाइल करेंगे कि विद अपील फाइल अलग इसकी अलग फाइल होगी सर, अलग फाइल होती है इसकी, एमए डलती है अलग जी, अलग से एमए डलती है। एमए का मतलब मिसलेनियस एप्लीकेशन, अलग फाइल होती है, उसकी फीस भी जमा होती है 500 रुपीज की। भूपेंद्र जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। सर जी, मोबाइल मेरा नंबर मोबाइल नंबर शेयर कर देता 98 हूँ, चैट बॉक्स में टाइप कर दो जितेंद्र, चैट बॉक्स में टाइप कर दो। मैं अभी कर रहा हूँ सर। भूपेंद्र जी कोई क्वेश्चन फिर से आया क्या? हाँ जी पूछिए सर, इशू ये है कि सीआईटी अपील स्टे दे सकता है सर 20% ना जमा कराने में? बिल्कुल दे सकता है सर, लगानी चाहिए, हम लोग लगा देते हैं और इसका फायदा होता है सर। वो 20% से नीचे का भी स्टे दे सकते हैं ना, उनके पास पावर है सर? देते कभी नहीं है जी वो, तो हम पावर तो बहुत है। सीआईटी अपील में नॉर्मल केस लगा के सीधा ट्रिब्यूनल में स्टे के लिए जा सकते हैं मशीन एप्लीकेशन डाल? नहीं, उसके लिए क्या ऑर्डर है, देखो मैं आपको तरीका बताता हूँ। आपने एओ को लगाया पहले एप्लीकेशन, एओ के ऑर्डर पास करेगा, फिर सीआईटी अपील ऑर्डर पास करे, तो आप जा सकते हैं। लेकिन आपको इतना लंबा प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत नहीं है, आप उसको अर्ली हियरिंग लगाइए, उसके लिए रिट पिटीशन फाइल करनी होती है। तो स्टे के लिए सीधा रिट पिटीशन फाइल करें? नहीं, सीधे नहीं होती कभी भी रिट के लिए, आपको पहले एओ को तो एप्लीकेशन लिखोगे ना। हाँ, एओ से ऑर्डर लेने के बाद सीधा रिट लगा सकते थे। एओ के बाद आप सीआईटी को लिखोगे, आप जल्दी क्यों कर रहे हो? हाई कोर्ट देता थोड़ी ना आपको। मैं आपको स्टे की भी देता हूँ, एक एप्लीकेशन अभी चेन्नई हाई कोर्ट की है, 2-4-10 दिन पहले ही आई है, कुछ ज्यादा पुराना टाइम नहीं हुआ। उसमें लेडी थी, विधवा थी, उनको कहा कि ठीक है यार 2.5 लाख रुपए जमा करवा लो, मगर इतना जल्दी कोर्ट देता नहीं ना आपको, भाई आपको मिल जाएगी। तो जितना मीन टाइम पीरियड है, एओ ने ऑर्डर पास कर दिया, सीआईटी अपील के पास हमारा पेंडिंग है, तब तक ऑटोमेटिक स्टे लग जाएगी कि वो 20% तक रिकवर कर सकते हैं? फिर भी नहीं, 20% तक कर सकते हैं। अब इसमें मजेदार बात बताता हूँ, अगर आपका रिफंड रुका हुआ है, आपका रिफंड रुका हुआ है और उन्होंने नहीं दिया और 20% से ज्यादा अमाउंट है, तो आप उनको एओ को चिट्ठी लिखिए कि साहब भैया 20% इस रिफंड में से एडजस्ट कर लो, बाकी पैसा मुझे दो, तो उनको देना पड़ेगा। इस पे जजमेंट है, वो भी शेयर कर दूंगा सर। ठीक है सर। एक बार मैं फिर नोट कर लेता हूँ जो आपने जजमेंट मांगी। एक तो ये दे दिया हमने, वो तो भेज दी मैंने आपको, चंडीगढ़ वाली। हाँ जी, हाँ जी। और एक आगे स्टे ऑफ डिमांड पे, जब मैंने कहा कि 20% से ज्यादा अगर रिफंड है तो आप एप्लीकेशन लगा दीजिए, बाकी रिफंड आपको मिल जाएगा। हमने ऐसा किया अभी कई केसों में। इस पे बॉम्बे हाई कोर्ट की जजमेंट है जो ये कहती है कि साहब आप हमें दे। रिसेंटली भी शायद कोई एक उन्होंने एडजस्ट कर लिया था, उसके ऊपर भी शायद कहीं पड़ा था। ये सेटल है सर, अब सेटल है। मैं आपको बताऊं, अगर आपका रिफंड पड़ा है मान लीजिए 40%, तो लॉ ये कहता है कि, लॉ का मतलब जजमेंट ये कहती है, जुडिशरी ये कहती है कि आप 20% पैसा रोक लो, बाकी 20% उसको दे दो। ठीक है, ठीक है। एम आई क्लियर सर? यस सर। थैंक यू सर, बड़ा अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन आंसर के साथ ही मजा आ रहा है, पहले कम मजा आ रहा था। और कोई क्वेश्चन सर? मैंने आपसे कहा भी था सर, जैसे आपको सुनते जाएंगे उसके आगे क्वेश्चन अपने आप आएंगे सर। मैंने शायद नंबर जो टाइप किया वो गलत हो गया, उसमें पहले कुछ शब्द छूट गए थे, मैंने दोबारा डाला है सर। ये ईशा दागा के नाम से मैसेज आ रहा है। हाँ दिख रहा है सर। और सर भी ग्रुप में शेयर कर देंगे जहां से लिंक आए। शाम में भेज दूंगा सर। अब ठीक आ गया सर, पूरा नंबर आ गया सर। जी सर, एक अनाउंसमेंट की पावर होती है, उसके लिए सेक्शन 251 है, उसमें वो नोटिस देगा, उस नोटिस का हमें रिप्लाई मिलेगा कि आपकी इनकम क्यों बढ़ाई जाए, और उसका हमें जवाब देना है। मतलब सीआईटी अपील के पास ये पावर है कि वो नोटिस की आपकी डिमांड बढ़ा भी सकता है।
इसलिए जो थोड़ी देर पहले भी किसी ने पूछा था, जिन ग्राउंड्स के हम ऊपर नहीं जाना चाहते उनके ऊपर नहीं जाना चाहिए, ताकि वो सब्जेक्ट मैटर ही ना बने। सर इसमें मैंने कुछ पूछा, इसमें ये इशू था कि जो ग्राउंड हम लेके जाएंगे उसी को बढ़ा सकते हैं, तो पूरे ऑर्डर में किसी कोई भी चीज नहीं को एडिशन नहीं कर सकते? ना ऐसे नहीं कर सकते सर। अच्छा, जो हम ऑर्डर जो ग्राउंड सब्जेक्ट लेके मैटर है वो वहीं तक लिमिट है सर इसकी, उसी को इन्हांसमेंट कर सकते हैं उसका। जी जी जी। मतलब एक पॉइंट पर हम अपील में जा रहे हैं, उसी में वो उसको चाहे खत्म कर सकते हैं, उसको इनहांस भी कर सकते हैं, उतने पॉइंट को इनहांस कर सकते हैं। उसके लिए आप एक बार सेक्शन 251 देखिएगा सर, बहुत मजेदार आपको जजमेंट है उसके। ठीक है सर, ठीक है। तो उसके पास वही पावर आ जाएगी, 263 वाली पावर, 264 वाली पावर दोनों आ गई उनके पास। हाँ, नहीं 263 की पूरी पावर नहीं आती जी उसके पास। 263 की अलग है, 200 सीआईटी अपील की पावर अलग है, दोनों बिल्कुल अलग अलग है साहब। ठीक है, सीआईटी के पास जो पावर है वो अलग है, और सीआईटी अपील के पास जो पावर है वो अलग है। ठीक है, ठीक है। सीआईटी अपील जो ग्राउंड या जो इश्यूज के सामने नहीं है उन पे टच नहीं कर सकता। सर ये इसमें हर पावर ऐसे है कि जैसे मेरे केस में, मैं एग्जांपल लेता हूँ, अभी रिसेंट हुआ, मेरे एओ ने क्या किया, कमीशन के अगेंस्ट एक्सपेंसिव 30% डिसअलाउड कर दी। ठीक है जी, एओ ने सारा लिया 30%, इसको 50% भी कर सकते हैं? कर सकता है, इसको कर सकता है सर, बिल्कुल कर सकता है। लेकिन तो नोटिस देगा आपको, नोटिस देगा क्यों करना चाहता है ये देगा। मतलब टेक्निकल गलती हो तो ज्यादातर वो सोचते हैं कि उसमें ये एओ की पावर तो आई जाएगी, इनको मतलब इनकी डिस्क्रिप्शन ही हो जाएगी। एओ ने एडहॉक एडिशन कर दी 30%, ये कहेंगे एडहॉक एडिशन 50%। वो करते नहीं है साहब ऐसे कभी भी, उसके लिए उनको ग्राउंड होना था ना। वो 30 को 15 ही करते हैं, 20 करते हैं, 30 को 40 या 50 नहीं करते कभी भी। अगर उसमें से कोई टेक्निकलिटी निकल आई, मान लो कोई टीडीएस नहीं कटा, कुछ नहीं कटा, फिर वो बढ़ा देंगे अगर बाई चांस। हाँ, वो तो कोई ना कोई वजह होगी तभी बात आएगी। और ऐसे नहीं, एडहॉक एडिशन को चांस कम है। नहीं सर, नहीं। और किसी का क्वेश्चन सर? एनी अदर क्वेश्चन सर? किसी गुप्ता जी कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या? मेरे ख्याल से किसी को है नहीं सर। देवेंद्र वाधवा जी सहारनपुर से, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आज का वोटर थैंक्स करें आप। और उसके बाद राष्ट्रीय गान के लिए सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने फोन म्यूट करके अपनी सीटों पे खड़े हो जाएं। देवेंद्र वाधवा जी, आप राष्ट्रीय गान भी आप करेंगे। देवेंद्र वाधवा साहब नमस्कार। आप वीडियो ऑन कर लें सर। वाधवा जी सभी को नमस्कार। सर मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज जितेंद्र वाधवा जी को और धन्यवाद देने का आपने अवसर दिया सर। मैं अपनी ओर से उपकाश की पूरी टीम की ओर से होशंगाबाद जिला टैक्स बार एसोसिएशन मध्य प्रदेश, टैक्स एडवोकेट्स एसोसिएशन छतरपुर मध्य प्रदेश तथा टैक्स एडवोकेट्स एसोसिएशन रजिस्टर्ड सहारनपुर की ओर से आज की वेबिनार के सरस्वती पुत्र आदरणीय सीए जितेंद्र वाधवा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि सर आज आपने अपनी मधुर वाणी से हम सबका ज्ञानवर्धन किया। हम सभी साथी मां सरस्वती से प्रार्थना करते हैं कि वह आप पर यूं ही अपनी कृपा बनाए रखे। आज की वेबिनार के सफल आयोजन के लिए पूरी टीम का, शैलेश सर का, वेबिनार के प्रथम भाग के सरस्वती पुत्र प्रिय छोटे भाई अंकित गर्ग जी का, महामंत्री उपकाश प्रेम सुंदर उपाध्याय जी का, महामंत्री होशंगाबाद हरदा जिला टैक्स बार एसोसिएशन मध्य प्रदेश श्री प्रतीक अग्रवाल जी का, महामंत्री टैक्स बार एसोसिएशन छतरपुर श्री रविंदर खरे जी का, और उपस्थित सभी साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। विधिवाणी के सफल 5 वर्ष पूरे होने पर एवं सफलतापूर्वक जारी रहने पर सभी साथियों का बहुत बहुत बधाई। इस सफलता को प्राप्त करने में उपकाश की पूरी टीम, विशेषतः हम सब के आदरणीय हर्ष शर्मा जी बधाई के हकदार हैं, जो प्रत्येक शनिवार के लिए पूरे सप्ताह लगे रहते हैं। यह कार्य कोई आसान नहीं है कि हर सप्ताह एक सरस्वती पुत्र से बात करके नए नए टॉपिक के साथ उन्हें विधेयवाणी कार्यक्रम में लाना। सर आज आपकी तबीयत खराब है तब भी सर आप लगे हुए हैं। सर हम सभी की तरफ से सर आपको दिल से सैल्यूट है। सभी उपस्थित साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी से निवेदन कि कृपया राष्ट्रीय गान से के लिए खड़े हो जाएं।
राष्ट्रगान। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाए तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। Thank you very much everyone, all the delegates. Thank you सर very much आपका sir, speaker sir. हर सर आपका पूरे धन्यवाद। आज के वक्त की हमारे आदरणीय जितेंद्र वधवा जी, और सर धन्यवाद भी आपने मिलते जुलते नाम देवेंद्र वधवा से करवाया। आज का टॉपिक बहुत बढ़िया था। बहुत बढ़िया टॉपिक था सर, मजा आ गया। टॉपिक भी बढ़िया था, वक्ता भी बढ़िया थे, वाणी भी बहुत बढ़िया थी। और सर क्या हो गया आपको सर, क्या हो गया? बहुत ही उपयोगी वेबिनार आज का था। चलिए मैं बात करता हूँ सर आपसे। सर 20-22 से बुखार पड़ा हुआ। अच्छा। मैंने कहा सर तो इतने एक्टिव रहते हैं, पता नहीं क्या हो गया। बुखार में हूँ अभी 20-22 से। प्लीज एवरीवन, थैंक यू एवरीवन। अगले सप्ताह थैंक यू वेरी मच सर, नमस्कार।